कोशिश तो बहुत की थी हमने कि राज़ मोहब्बत बयां ना हो, लेकिन ये मुमकिन कहाँ कि आग लगे और धुआं ना हो। पहला जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट डिवीजन का तो पहला मार्कशीट उन्हीं के मुंह पे फेंकना है ना। और सबसे पहले कॉल करना कि बताइए कौन सा मिठाई खाइएगा। तो बस इतना ही कहेंगे कि जब लोग आपसे जलने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आप कामयाब हो रहे हैं। कुरानू और अंडानू मिलेगा ही नहीं तो क्या निषेचन हो पाएगा। और ये जो बच्चों कंडम होता है ये लेटेक्स यानी कि रबर का बना हुआ होता है। अगर यही दोनों रुक जाएगा तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगा? नहीं। हीटर ऑन कर दिए महाराज। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जो भी बच्चा हमको भोरे भोर देख रहा है उसको गुड मॉर्निंग, और जो भी बच्चा हमको सांझ में देख रहा है गुड इवनिंग, जो बच्चा हमको दोपहरिया में देख रहा है उसको गुड आफ्टरनून। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे एक शायराना अंदाज से, एक शायरी से। और शायरी कुछ इस प्रकार है कि कोशिश तो बहुत की थी हमने कि राज़ मोहब्बत बयां ना हो। कहें कि कोशिश तो बहुत की थी हमने कि राज़ मोहब्बत बयां ना हो, लेकिन ये मुमकिन कहाँ कि आग लगे और धुआं ना हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों अब लोगों के दिलों में आग लगने लगा है और कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हमें अब डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है ना जो आपके एसटी सर को डिमोटिवेट कर दे। याद रखिएगा इस चीज़ को। और वैसे भी जब मैं अपना 100% दे देता हूँ फिर मैं ना कमेंट देखता हूँ ना मैं व्यूज़ देखता हूँ कि कौन है क्या है नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कल एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर ये ऐसे बात है, तो मैंने देखा है ना, फिर मैंने कुछ बच्चों के कमेंट का रिप्लाई भी दिया, आपने देखा होगा। तो बस इतना ही कहेंगे कि जब लोग आपसे जलने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आप कामयाब हो रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करेंगे बच्चों। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने सफर में चौथे चैप्टर के पास पहुंच चुके हैं और आज जो है हम लोग अध्याय नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। और ये आपका वन शॉट है, चैप्टर आज ही शुरू होगी और आज ही खत्म हो जाएगी। और बच्चों बहुत ही मन लगा के पढ़िएगा और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही फल मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। इस बात को एकदम जहन में बिठा के और एकदम मोटिवेटेड होके पढ़ना है कि साला हम कर लेंगे जिंदगी में। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम ही ना करेंगे जी, समझ रहे हो? तो एकदम जो है जोर और शोर के साथ लग जाइए। और बस आपको यही कहना चाहेंगे कि बस जो रिश्तेदार आपसे जल रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना, तो पहला जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट डिवीजन का तो पहला मार्कशीट उन्हीं के मुंह पे फेंकना है ना। और सबसे पहले कॉल करना कि बताइए कौन सा मिठाई खाइएगा आप, कौन सा मिठाई खाना पसंद करते हैं आप, समझ रहे हैं? चलिए तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और जैसे कि अब देख पा रहे हैं मेरी तबीयत भी कुछ नासाज सी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम हमेशा आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे बच्चों। और आपको दिख रहा है कि चैप्टर का नाम है आपका जनन स्वास्थ्य क्या होता है, और ये आपका वन शॉट रहने वाला है, ठीक है बाबू? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए ये रहा आपके सामने पहला पेज। बच्चों सबसे पहले शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्या है जनन स्वास्थ्य? क्या होता है मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जनन तो आप पिछले 3 चैप्टर से पढ़ ही रहे हैं। अब सबसे पहले आप स्वास्थ्य के बारे में जानिए कि स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है? आइए बच्चों, एक संस्थान होती है जिसका नाम है WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह के पुकारते हैं अंग्रेजी में। और बच्चों इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं WHO का, तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य के चीजों को लेकर बात करती है, ठीक है? स्वास्थ्य मतलब कि स्वास्थ्य क्या है? क्या आपको भी लगता है कि मतलब अगर कोई इंसान बीमार नहीं है, अगर किसी इंसान के अंदर किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, तो क्या वो स्वस्थ है? क्या वो हेल्दी पर्सन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे मन में। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का ऐसा कहना है कि तब तक कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं है जब तक वो शारीरिक रूप से, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली, भावनात्मक मतलब कि इमोशनली, व्यवहारात्मक मतलब कि बिहेवियर वाइज, और सामाजिक रूप से अच्छे हो, इस तरह के व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। मतलब अगर किसी इंसान के अंदर, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ है बच्चों जब उस व्यक्ति के अंदर शारीरिक रूप से, है ना,
क्या लिखती है आपकी एनसीईआरटी कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यवहार तथा सामाजिक रूप से अच्छे हो, उस व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ कहेंगे। मान लो कोई इंसान जो है दिखने में बहुत हट्टा कट्टा है, ओकरा बिहेवियर खराब है, तो क्या वो हेल्दी है? दिमाग से पैदल है वो, बुझा? समझ में आ रहा है मेरी बात है? इसका मतलब ये हुआ कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान तभी हेल्दी है जब वो सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छे हो। इस तरह के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सर ये क्या है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? इसके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिनट में एक चीज चेक कर लूं। हाँ चलो ठीक है। देखो, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो है हम लोग हिंदी में परिवार नियोजन कहते हैं। आगे लिखा हुआ वहां पे देख लेना। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है भारत में 1951 में आया था। किस लिए? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। बच्चों देखो, जैसे मान लो अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या हमारे देश की एक समय में लगातार बढ़ रही थी, एक समय में क्या अभी भी बढ़ रही है ना? तो उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए भारत के गवर्नमेंट ने 1951 ईस्वी में पहली बार, पूरे दुनिया में पहली बार जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम लाया। क्या लाया? एक प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको हम लोग हिंदी में परिवार नियोजन कह के पुकारते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा होगी, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। फिलहाल तो बस आप इतना याद कर लीजिए कि WHO, याद करो सबसे पहले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ है जब वो शारीरिक, भावनात्मक व्यवहार उसका अच्छा हो और सामाजिक रूप से अगर वो अच्छे हैं, इस तरह के व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कह के पुकारेंगे। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, मतलब कि जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी पहली कंट्री थी, कौन सी ऐसी पहली देश थी जिन्होंने इसके ऊपर कोई प्रोग्राम लाया, तो आप बिना संकोच के कहिएगा कि भारत ने लाया था। और उसका नाम था अंग्रेजी में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और जिसको हिंदी में परिवार नियोजन कह के पुकारते हैं। जिसको हिंदी में परिवार नियोजन कह के पुकारते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे जो परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब आया था भारत में, तो याद रखेंगे आप बच्चे 1951 ईस्वी में। और अगर आपसे कोई पूछे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, परिवार नियोजन जो है, ये क्यों लाया गया था, तो याद रखिएगा जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान तभी स्वस्थ है जब वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहार उसका अच्छा हो, स्वभाव उसका अच्छा हो, सामाजिक रूप से वो अच्छे हो। इस तरह के व्यक्ति को WHO के अकॉर्डिंग स्वस्थ माना जाता है। अब एक समय में ऐसा है कि हमारी कंट्री का जो जनसंख्या था वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 1951 ईस्वी में पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने परिवार नियोजन प्रोग्राम लाया, यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन प्रोग्राम पहली बार किस कंट्री ने लाया था, क्या बोलोगे? भारत ने। कब लाया था? 1951 ईस्वी में। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों लाया था, तो इस बात को आप याद रखेंगे बच्चे कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। बातें समझ आ रही है? सर आप पढ़ाए और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप यहां पर एक फुल फॉर्म तो आपका ये हो गया WHO, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह के पुकारते हैं, और एक आपका है RCH, इसको भी आप बच्चे याद कर लेंगे। क्या नाम है? RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कौन सा? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपको इस पेज से क्या क्या बातें याद रखनी है? पहला, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कब है? जब वो शारीरिक, व्यवहार, भावनात्मक और सामाजिक रूप से अच्छे हो। इस तरह के व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कह के पुकारेंगे। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले ऐसा कौन सा देश था पहला जिन्होंने परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर चर्चा की थी, लाया था, तो आप बोलेंगे बच्चों भारत था वो। और पहली बार कब लाया था? 1951 ईस्वी में लाया गया था। क्यों लाया था? ताकि जनसंख्या को नियंत्रण कर सके, मतलब कि जनसंख्या को मेंटेन कर सके। जो लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही थी उसको मेंटेन किया जा सके। अब आप बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर जनसंख्या क्या होता है, तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अच्छे से मालूम है कि आपके एसटी सर कभी भी कोई चीज रटवाते नहीं है, चीजों को समझाते हैं। तो जनसंख्या के ऊपर भी बात होगी कि जनसंख्या क्या होती है, और उसको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल तो हम लोग छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें कर रहे हैं।
और एक फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्या, कि आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है इसका। यदि बच्चों आपसे कोई पूछता है कि विश्व में स्वास्थ्य दिवस यानी कि हेल्थ डे कब मनाया जाता, क्या बोलोगे? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता बच्चों? 7 अप्रैल को। तो इस पेज पर सिर्फ आपका डाटा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है, इस तरह के व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पहली बार, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पहली बार किस कंट्री ने लाया था, किस देश ने लाया था, क्या बोलोगे? भारत ने लाया था। किस ईयर में लाया था? 1951 ईस्वी में लाया था। याद हो रहा है? क्यों लाया था? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। और आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और अगर आपसे कोई पूछे दुनिया में स्वास्थ्य दिवस यानी कि हेल्थ डे कब मनाया जाएगा, तो आप बच्चे याद रखेंगे कि 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। अध्याय को आगे बढ़ाएं बच्चों, अध्याय को आगे बढ़ाएं। चलिए अब देखिए, अगला मैंने कहा ना, मैं कुछ भी आपको रटवाऊंगा नहीं। अगला टॉपिक आपका आ गया है, जनसंख्या क्या होती है। क्या आ गया है बच्चों? जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या को अंग्रेजी में पॉपुलेशन कह के पुकारा जाता है। इसको अंग्रेजी में पॉपुलेशन कह के पुकारते हैं बच्चों। कौन सा लेसन? पॉपुलेशन। जनसंख्या को अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं। आइए सबसे पहले इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि सर जनसंख्या एक्चुअल में होता क्या है, जनसंख्या होता क्या है। चलिए आइए देखिए, जैसे बच्चों मान लीजिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, एक क्षेत्र है, एक जगह है, और ये दूसरा जगह है। ध्यान आपका एकदम बोर्ड पर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये तो अभी सिर्फ बोर्ड की बात है, आपको डॉक्टर बनना है अगर आपने बायोलॉजी ली है तो समझ रहे हो, तो बोर्ड पे ध्यान दो। जनसंख्या क्या होता है बच्चों? मान लीजिए यहां पर ये कोई एरिया है, मान लीजिए ये आपका पटना है, ये क्या आपका पटना है, ठीक है बाबू? यहां सुनिए, मान लीजिए इस पटना में कलवा भी रहता है, और आप तो जान ही रहे हैं कलवा को। हाँ, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। सर कलवा तो वो है ना जिसको हम रोज आईने में देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही पहचाने आप, कलवा वही है जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। सर ये आईने में तो हमको अपना शक्ल दिखता है, तो तुम का गोरे हो। आइए सर, कोई भी बच्चा मेरे इस बात को दिल पे नहीं लेगा, है ना? हाँ, सिर्फ दिमाग पे लेना है, कान पे लेना है और छोड़ देना उसको। चलिए, ये मान लीजिए क्या आपके कलवा भैया हैं। ओके गुरुजी, और जहां जहां कलवा वहां वहां पिंकी। ये लीजिए आपका पिंकी भी यहीं पर है, और पिंकी का भाई विनोद वो भी यहीं पर है, और बगल में आपका कौन है भाई? बनराकस भी यहीं पर है। देखिए बनराकस, बनराकस भी आपका यहीं पर है दोस्त। एक बात बताइए जी गुरुजी, बताइए। ये बात है 2025 की, ये बात है 2025 की बच्चों। यहां पर इस एरिया में, इस क्षेत्र में कलवा भी है, पिंकी भी है, विनोद भी है, बनराकस भी है। अरे मारो गोली कोई भी है, गोली नहीं मारेगा, मतलब बात को छोड़ो, कोई भी है ना? हाँ, कलवा है, विनोद है, पिंकी है, बनराकस है, जो भी है तो सब इंसान ही ना, है तो सब इंसान ही ना। अरे है तो सब इंसान ही ना। अब सुनिएगा मेरा जो बात एकदम ध्यान से। जनसंख्या क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी विशेष क्षेत्र में, किसी भी विशेष क्षेत्र में, क्या कहा हमने? किसी भी विशेष क्षेत्र में, किसी भी विशेष समय पर एक जैसे जीव का मिलना पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कहलाता है। जैसे कि यहां पर कलवा, विनोद और पिंकी और बनराकस, ये सारे के सारे 2025 में पटना में रहते थे, तो ये सारा इंसान मिलकर के क्या है? इंसानों की जनसंख्या है बच्चों। किसकी जनसंख्या है? मानव की जनसंख्या है। मानव मतलब मनुष्य की जनसंख्या, मानव की जनसंख्या है। कुछ समझ में लो नहीं लो, दोबारा सुनो, इसको ऐसे समझिए आप। यहां देखिए, यहां पर देखिए, ये आपकी बिल्ली नंबर 1, बिल्ली नंबर 1, अब बिल्ली नंबर 2, ये रहा बिल्ली नंबर 3, ये रहा बिल्ली नंबर 4। अरे सर यहाँ तो सिर्फ बिल्ली है। हाँ तो बच्चों इसका नाम बिल्ली का जनसंख्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम कैट पॉपुलेशन हो जाएगा दोस्तों। कैट पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन? कैट पॉपुलेशन। कुछ समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पटना क्या एक विशेष क्षेत्र है। पटना में एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय पर इंसानों की ग्रुप को हम लोग मानव पॉपुलेशन यानी कि मानव जनसंख्या कह के पुकारेंगे। और जनसंख्या का मतलब आप समझ जाइए बच्चों, एक जैसे जीव जो पर्टिकुलर एरिया में, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष समय पर रहता हो, वो उसका पॉपुलेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो यहां पर कई सारी बिल्लियां एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय पर पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये बिल्लियों की जनसंख्या है।
किसकी जनसंख्या दोस्तों? बिल्लियों की जनसंख्या है। बातें समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पर पाए जाने वाले एक जैसे जीव, वो आपकी जनसंख्या है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जनसंख्या का डेफिनेशन, जनसंख्या की परिभाषा भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। कहाँ है चैप्टर? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना? वहां पर चर्चा होगी इसके बारे में। आइए फिलहाल इसको समझ गए आप कि किसी भी विशेष क्षेत्र के अंदर, किसी भी विशेष क्षेत्र के अंदर जो विशेष समय पर एक जैसे पाए जाने वाले जीव, उस जीव की जनसंख्या है, वही यहां पर लिखा हुआ। पढ़ लीजिए इसको। और हम तो समझा ही दिए ना जी। देखो, या किसी एक विशेष क्षेत्र या समय में रहने वाले मनुष्यों, मनुष्य मतलब बहुत सारे मनुष्य, या किसी अन्य प्रजाति के जीवों का कुल संख्या जनसंख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या। मतलब दोबारा पढ़ो, जब भी कोई भी परिभाषा आपको समझ ना आए उसको दोबारा शुरू कीजिए। वो कहते हैं ना कि जब भी कोई कहानी शुरू ना समझ में नहीं आए तो कहानी को दोबारा पढ़ो, है ना? तो वही कुछ कहानी है दोस्तों, है ना? और अभी आपकी कहानी शुरू हुई है और अभी तो इसको मंजिल तक पहुंचाना है। आइए और हमारे साथ पढ़िए आप साथ साथ में। क्या लिखा हुआ बच्चों? या किसी एक विशेष क्षेत्र, मतलब जगह फिक्स है, या किसी एक विशेष क्षेत्र या समय में रहने वाले मनुष्यों या फिर किसी अन्य प्रजाति के जीवों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिल और दिमाग में छप गया होगा ये बात कि किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी भी विशेष समय पर पाए जाने वाले एक जैसे जीव, उस जीव की जनसंख्या है। जैसे कि यहां पर बिल्लियों की जनसंख्या है, यहां पर आपकी, अरे बोलो यार, किसकी जनसंख्या है? इंसानों की जनसंख्या है। और बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं। क्वेश्चन तो वो भी बहुत पूछती है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये देखो, मान लो ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, ये रहा आपका डॉग नंबर 1, यानी कुत्ता, डॉग नंबर 1, ये रहा आपका डॉग नंबर 2, ये रहा आपका डॉग नंबर 3, ये रहा आपका डॉग नंबर 4। अब बच्चे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहां पर किसकी जनसंख्या है। कैसा लगा सर? आप ये सब भी करवाइएगा हमसे, हमको बस पढ़ाइए सर, पूछा पूछी। इसका आंसर आप बच्चे कमेंट करेंगे कि यहां पर किसकी जनसंख्या है ना? और अंग्रेजी में करना है ना? जिसकी जनसंख्या उसका पॉपुलेशन, नाम लिख के। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अच्छा, यहां तक तुमको बुझा गया? नहीं, देखो एक बार फिर से। WHO के अकॉर्डिंग, WHO क्या भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्थान है जो हेल्थ के बारे में जो है आपका जो वर्ल्ड लेवल पर बात यही संस्था करती है। ठीक है गुरुजी? अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान स्वस्थ कब है? जब वो शारीरिक रूप से, है ना, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहार उसका, सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो, उस तरह के व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। कौन सा व्यक्ति कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले किस कंट्री ने, किस देश ने शुरू किया था, तो आप बच्चे याद रखेंगे भारत ने शुरू किया था। और कब किया था बच्चों? 1951 ईस्वी में किया था। और क्यों किया था बच्चों? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। उसके बाद हमने एक और फुल फॉर्म पढ़ाया, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब ये क्या है, क्यों है, बाहर में जाए वो, तुमको बस फुल फॉर्म याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है विश्व में स्वस्थ दिवस यानी कि हेल्दी डे कब मनाया जाता है, हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो आप बच्चे उसका जवाब देंगे क्या? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय पर पाए जाने वाले किसी भी जीव की संख्या उस जीव की जनसंख्या है। समझ गए दोस्तों? आइए यहां पर नीचे एक और लाइन लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है बच्चों? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे विश्व में, विश्व के अंदर जो है आपका जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोलोगे? 11 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मतलब कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव यानी कि जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, कारण क्या है उसका, क्या कारण है बताओ? एक बात बताओ, बाल विवाह समझते हो तुम लोग? क्या कभी तुमने सोचा गवर्नमेंट बाल विवाह को क्यों अपोज करता है? गवर्नमेंट बाल विवाह के खिलाफ क्यों है? क्योंकि बच्चों उसमें आप ही का फायदा है। बाल विवाह किसी भी, अच्छा एक बात बताओ, जो काम आपको 22 साल 25 साल की उम्र में करना चाहिए वो अगर आप 10 साल की उम्र में करेंगे तो आप ही का नुकसान है। अरे ऐसे समझो तुम, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद करना है ना? हम तो सर नर्सरी से करेंगे, कोई लॉजिक है इस बात का? ठीक है, तो आइए हम जानते हैं बच्चों कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कौन कौन सी है। तो देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले बाल विवाह, मतलब कि बाल विवाह जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। तुम सोचो अगर बाल विवाह हो जाए तो कम उम्र में ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। अरे शादी के बाद बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा? कम उम्र में बार बार गर्भधारण। मतलब क्या हुआ? अगर मान लो बाल विवाह हो जाए, बाल विवाह अगर हो जाए
मतलब कि जो गवर्नमेंट ने जो मतलब कि आपकी सरकार ने जो मतलब कि उम्र तय की है किसी भी नर या फिर मादा का शादी का, अगर वो उम्र से पहले शादी हो जाए तो क्या होगा, जो गर्भ धारण है वो बार बार होगा। इससे क्या होगा, एक तो वो फीमेल कमजोर होगी क्योंकि उसका उम्र नहीं है ना। तो वही बात है। उसके बाद क्या है, तो वो यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम समस्या लिखी हुई है, वो आप देख लीजिए, एक बार पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला, बाल विवाह। दूसरा क्या है, कम उम्र में बार बार गर्भ धारण, मतलब कम एज में बार बार प्रेगनेंसी, क्या है ये भी एक तरह का समस्या है। क्योंकि भाई वो जो जो मतलब कि फीमेल है वो क्या, वो कमजोर हो जाएगी फिर, है ना। ठीक है, वैसे फीमेल बहुत मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती भाई, हाँ बहुत खतरनाक होती है। नहीं यकीन तो अपनी मम्मी का चप्पल याद कर लो, कितना जोर से लगता है, हाँ भाई। चलो उसके बाद क्या, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। मतलब जैसे मान लो, पता है तुमको क्या होता है गांव में, मुझे आज भी हैरानी होती है ये देखकर कि मतलब जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है वो भाई काम किए जा रही है। और आजकल जो ये सास बहू वाला जो प्रथा है कितना अजीब है, कितना वियर्ड है ना। मतलब प्रेगनेंसी अपने आप में, मतलब कि जो गर्भ धारण, जो मतलब कि प्रेगनेंसी जो है वो अपने आप में एक बहुत मतलब कि बहुत बड़ा चीज है भाई, है ना। उसमें मतलब कि जो फीमेल है उसकी जान जा सकती है, उस बच्चे की जान जा सकती है। लेकिन हमारे गांव में क्या है, आखिर क्यों ये चैप्टर जरूरी है, आप चीजों को समझिए, सामाजिक रूप से समझिए, है ना। कोई भी लड़की ऑब्जेक्ट नहीं होती है, कोई भी महिला ऑब्जेक्ट नहीं होती है, समझिए इस चीज को। अगर आप नहीं समझेंगे तो समाज हमारा बहुत बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद हो चुका है इस चीज को लेके, है ना। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि उस इंसान को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है नहीं। हमारे यहाँ तो सर बाल्टी उठा रही है पानी, तो उससे क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। और उसी को हम लोग कहते हैं कि जो आपका प्रेगनेंसी में देखभाल की कमी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, जनन अंगों की अस्वच्छता के कारण, मतलब कि जैसे हाइजेनिक सेक्स बोल सकते हो तुम, है ना। जैसे अगर मान लो सेक्स एजुकेशन हो तो एक्चुअल में लोगों को पता हो कि मतलब कि कॉन्डम क्या होता है ना, हाइजीन क्या होता है, पेनिस को किस तरीके से मतलब कि क्या है नहीं है, उस तरीके उन सब चीज़ों के बारे में, है ना, वजाइनल ट्रैक के बारे में। अगर इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन को लोग देख करके इतना ऑफेंड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। जबकि किसी भी समाज में रहने के लिए सेक्स एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी थिंग्स, है ना। आज अगर हमारे कंट्री में रेप केस इतना बढ़ जा रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं है। अगर लोगों को एजुकेशन दिया जाए कि हाँ भाई 13-14 साल की उम्र में, अगर मान लो ऐसा है कि 13-14 साल की उम्र में ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, अगर लोग उस चीज को समझे तो इतनी गुनाह नहीं होगी, इतना क्राइम नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ गए। आगे देखो, शिशु मृत्यु दर, है ना, क्या मातृ मृत्यु दर की अधिक होना। एक बात बताओ, तुम देखो सब आपस में रिलेटेड है भाई, सब आपस में रिलेटेड है। बाल विवाह होगा, कम उम्र में बार बार गर्भधारण होगा, इससे क्या होगा, बच्चे की मरने के चांस और उस मां के मरने के चांस दोनों हाई रहते हैं। वही लिखा हुआ है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की अधिक होना। अगर मान लो कम एज में प्रेगनेंसी हो जाएगा तो उसकी बॉडी अभी सक्षम नहीं है ना उस चीज के लिए, उसकी बॉडी अभी सक्षम नहीं है उस चीज के लिए, तो क्या होगा तुम खुद सोचो भाई। अगर कम उम्र में, अगर मान लीजिए कम उम्र के अंदर अगर मान लीजिए मृत्यु होती है, मतलब कि कम उम्र में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस केस में बच्चे की मृत्यु के चांस भी ज्यादा है और जो माँ है उसके मृत्यु के चांस भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब समस्याएं हैं। आगे क्या लिखा हुआ देखो, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं की समझ की कमी। अब जैसे पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग गांव में बोलचाल की भाषा में पीरियड बोलते हैं। आजकल भी, आज भी तो अगर तुम इंडिया में देखो तो क्या देखो, तुम खुद सोच के देखो, गुटखा लोग खुले में खा रहे हैं। स्टेशनरी पैड जो है, जो पैड मतलब लड़की लोग यूज करती है पीरियड के दौरान, उसको लोग रैप करके दे रहे हैं। दैट इज इंडिया, है ना। तुम समझो कितना अजीब बात है। जो चीजें सेहत के लिए हानिकारक है, जो चीजें हमारे लिए बहुत खराब है, जो समाज को एक गलत मैसेज दे सकता है, वो खुलेआम बिक रहा है। सिगरेट हो गया, दारू हो गया, गुटखा हो गया। लेकिन जो किसी भी फीमेल के लिए, हमारे घर के जो बहन लोग हैं, हमारे घर के जो माँ, मतलब माँ है, जो भी फीमेल जिसको भी पीरियड हो रहा है, उसके लिए जो एकदम नेसेसरी है, जो हर लड़की को हो रहा है ना, हर लड़की को महीना में 7 दिन बीमार रहना ही है। हमें क्या है, हम तो भाई मतलब अगर कभी महीना में एक बार बीमार पड़ जाए तो हमको लगता है यार कितना बड़ा तूर मार दी। तुम सोचो कि अगर किसी इंसान की एक सप्ताह उसके महीने की, है ना, अगर बीमारी से गुजरे तो तुम कैन यू इमेजिन दैट कि वो कितना इरिटेशन वाला काम होगा, है ना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको लेके अगर किसी को नॉलेज हो जाए, जैसे अभी भी बहुत सारी जो लोग होती हैं, है ना, जो मतलब गांव समाज में जो लड़कियां होती हैं, वो स्टेशनरी पैड को खरीदने में, मतलब जो है ना, स्टेफरी के पैड को खरीदने में मतलब थोड़ा अजीब फील करती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हर लोगों के अंदर हो रहा है। अगर आप उसको इस बात का एहसास दिलाए कि ये कॉमन सी बातें हैं, है ना। तुम सोचो ना, इस देश में गुटखा खुलेआम बिकता है ना, सिगरेट पीने वाला एकदम आजकल जो है ना, वो क्या कहते हैं, ब्रांड वाला जो भी गाना, मुझे तो आता नहीं है, वो सब है। तो कितनी अजीब बात है ये सब, है ना। ये सब हो गया।
वही लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के संबंधी समस्याओं की समझ की कमी, जन्म नियंत्रण उपायों जैसे कि गर्भ निरोधकों संबंधी अज्ञानता। मतलब देखो, जैसे अभी भी, अब तो खैर बहुत जागरूक हो गया इंडिया, है ना, थैंक्स टू इंदिरा गांधी जी, है ना। क्योंकि भाई देखो, कुछ भी बोलो, उस समय तो बहुत टफ था ना। तुम सोचो कि उस समय देश कितना अजीब स्थिति में था कि हमको जो गेहूं है वो बाहर से कितना घटिया गेहूं मिलता था खाने के लिए, है ना। तो देखो, तुम खुद सोच के देखो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो आपका जन्म नियंत्रण उपायों जैसे कि गर्भ निरोधकों संबंधी अज्ञान, अब पहले लोगों को कॉन्डम के बारे में ज्ञान नहीं था। अगर लोग प्लेजर के लिए भी सेक्स करते थे तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी, है ना। तो अब क्या है, जैसे प्लेजर इन द सेंस की देखो, अब जो कोई शादीशुदा लोग हैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे मान लो अगर नॉर्मली अगर कोई इंसान सेक्स करता था तो प्रेग्नेंट हो जाता, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कॉन्डम के बारे में। तो अब इसके बारे में जो अज्ञानता है, इसको जागरूक करना, लोगों को बताना कि कॉन्डम जैसी चीज भी मार्केट में, कॉन्डम इज नॉट ऑफेंसिव चीज, है ना। कॉन्डम को ऑफेंसिव चीज नहीं है भाई, वो बनाया गया इंसान को यूज करने के, मेडिकल मेडिसिन है वो, है ना। चलो उसके बाद यौन संचारित रोगों की संबंधित जानकारी का अभाव। मतलब क्या हुआ कि जो मतलब एसटीडी वगैरह होता है, अब तुमको पता ना एक बीमारी होती है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन बात है। ये उसका जो रूट है वो सेक्सुअल रूट ही होता है ना। तो अगर लोगों को पता होगा कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखना है, उससे एड्स होता है, तो लोग उस चीज को लेकर जागरूक रहेंगे, है ना। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप रीड कीजिए इसको, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्या, अब सवाल ये उठता है कि कार्य नीतियां, मतलब जैसे मान लो ये सब तो प्रॉब्लम हो गया, ये सब तो प्रॉब्लम हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है आइए उसके ऊपर भी बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम, मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। जैसे हम दो हमारे दो का नाम सुनो ना, अभी भी चलता हम दो हमारे दो स्लोगन जो है, मतलब कि जो लोगों को अच्छा एक बात बताओ, अगर लोगों को ये समझा सके कि पॉपुलेशन बढ़ाना देश के लिए बहुत हानिकारक है, एक बात अगर लोगों को इस चीज का समझ हो जाए कि पॉपुलेशन तो बढ़ सकता है लेकिन जमीन कहां से बढ़ेगा, जमीन तो कांस्टेंट है। मान लो अगर कभी 2010 में मान लो 10 आदमी था और 2011 में वो आदमी 100 हो गया, तो जमीन थोड़ा दुगुना हो जाएगा, जमीन तो उतना ही रहेगा, उपज तो उतना ही होगा, खाना तो उतना ही बनेगा। तो लोगों को अगर इसके बारे में बताया जाए, अगर लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक किया जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना। तो वही लिखा हुआ है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते थे अभी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, क्या बोलते उसको, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और जो इंडिया में लाया गया था 1951 में, कब लाया गया था, 1951 ईस्वी में। अब तो क्या लिखा हुआ है, शिक्षा और जागरूकता, मतलब कि जो आपका जैसे मान लो पीरियड के बारे में शिक्षा देना कि पीरियड क्या होता है, एड्स क्या होता है, एसटीडी क्या होता है, कॉन्डम क्या होता है, इन सब के बारे में शिक्षा देना, लोगों को जागरूक करना, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये सब इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM। मतलब देखो पहले क्या था, पहले दाई माँ कॉन्सेप्ट चलता था, है ना। जो डिलीवरी होती है ना, जो डिलीवरी होती है वो मतलब कि 2-4 महिला मिलकर ही करती थी, हॉस्पिटल नहीं था। तो एक मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है हर गांव में आंगनबाड़ी टाइप का चीजें बनाई गई, है ना। हर गांव में मतलब छोटा छोटा हॉस्पिटल बनाया गया। तो ये सब जो है ये सब हो गया, ठीक है। आगे देखो, शहरी परिवार कल्याण योजना है, ठीक है। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, मतलब कि जो है टीकाकरण लगना चाहिए हमेशा और वैक्सीन दे। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है। जनन और जो बाल स्वास्थ्य, मतलब जनन कैसे होना चाहिए, मतलब जनन को लेके मतलब लोगों को नॉलेज देना। बाल स्वास्थ्य मतलब कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेके वो सेवा कार्यक्रम, ये सब शुरू किया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बस रीड करना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सब बातें हमारी पहले हो चुकी है, बस यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ था। पढ़ा चुके बच्चों पीछे कि भारत में परिवार नियोजन का जो प्रारंभ है वो सन 1951 ईस्वी में हुआ था। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम व बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। मतलब वही जो हम तुमको स्टार्टिंग में बताए थे ना कि जैसे मान लो कि भारत पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने परिवार नियोजन के ऊपर बात किया था, ठीक है। वही लिखा हुआ है, परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। पढ़ा चुके हैं कि परिवार, स्टार्टिंग में तुमको बता चुके हैं ये सब। परिवार नियोजन का जो एकमात्र उद्देश्य था वो क्या था, जनसंख्या को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। सर 1977 और 78 के पश्चात परिवार नियोजन को बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया, वही रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर,
है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, वे सारी पॉइंट वही है जो हमने पहले पेज पर पढ़ा था कि भारत में परिवार नियोजन का जो प्रारंभ है वो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। और जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम यह वह बड़ा प्रयास था। मतलब जो परिवार नियोजन प्रोग्राम जो था ना, वो जनन स्वास्थ्य को लेकर के पहला ऐसा मतलब पहला कदम था, ऐसे बोल सकते हो। इस कार्यक्रम को सबसे पहले किसने किया था? भारत ने, है ना। और वही लिखा हुआ कि 1977, 1977 और 78 के पश्चात मतलब कि बाद में परिवार नियोजन को बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। समझिएगा ध्यान से। यहां देखो, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, उस समय हमारे देश की कुल आबादी 40 करोड़ थी। ठीक है, अच्छा कब आजाद हुआ था? 1947 में। कुछ लोग पता है कि नहीं? चलो 1947 में। अब देखो 1947 के आसपास हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। 1981 में ये हो गया बढ़कर 70 करोड़, लगभग दुगुना हो गया। और कितने साल में? 3 और इधर 31, कितना? 34 साल में। 34 साल के अंदर लगभग इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो पहले के मुकाबले दुगुना हो गया। क्या हो गया? दुगुना हो गया। तो ये यही जनसंख्या विस्फोट है। मतलब कि अपेक्षाकृत मतलब उतना हम सोचे ही नहीं थे जितना उससे ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाना किसी एक समय में जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, अब इसको पहले समझो फिर वहां पे तो रीड करेंगे। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जो मतलब कुल आबादी थी वो 40 करोड़ थी, लेकिन बच्चों 1981 ईस्वी में से 70 करोड़ हो गया। लगभग 34 साल के अंदर लगभग हमारा जो जनसंख्या था वो दुगुना हो गया। और 2011 में 121 करोड़। देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितना तेजी से बढ़ रहा है। वही क्या लिखा वहां पे? अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र गति, मतलब बहुत, मतलब कि देखो अपेक्षाकृत मतलब हमारे सोच से बाहर कम समय में जनसंख्या में जो बहुत तेजी से वृद्धि होती है, ये आपका जनसंख्या विस्फोट कहलाता है बच्चों। समझ में आ रहा है बोलो? अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि मतलब क्या हुआ कि कम से कम समय में जो जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है बच्चों, ये आपका जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश की कुल आबादी कितनी थी? 40 करोड़। और 34 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 34 साल के अंदर लगभग 70 करोड़ हो गया, लगभग दुगुना हो गया, है ना। दुगुना से थोड़ा कम है, उतना मैथ हम लोग आता है ना सर, बायोलॉजी वाला मास्टर को बिल्कुल मैथ नहीं आता, लेकिन लगभग बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और 2011 के आसपास जो है 121 करोड़ हो गया। बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। अब उससे पहले ये समझो कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है ना। अगर आपसे कोई पूछे जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, मतलब इतना बहुत तेजी से जनसंख्या क्यों बढ़ना शुरू हो गया, अगर आपसे कोई पूछे कि बहुत तेजी से जनसंख्या क्यों बढ़ना शुरू हो गया, तो बच्चों आप यहां पर कुछ रीजन आप यहां पर याद रख लीजिए। जनन आयु वाले व्यक्तियों की वृद्धि, मतलब क्या हुआ, जो जिस आयु के लोग, जैसे मेरी बात सुनो, यहां पर इसको बेस्ट एग्जांपल इधर कोने में समझो। मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, यहां पर जनन आयु मतलब जिस एज में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यहां पर उसकी जनसंख्या 10 है। और एक एरिया ये है जहां पर ये मान लीजिए एरिया है, और इस एरिया में जो जनन करने की आयु जो है वो मान लीजिए आपका 20 है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहां पर ज्यादा बच्चा पैदा होगा। मान लो यहां पर अगर 10 जनन आयु वाले लोग हैं, तो मान लो अगर यहां पर 5 बच्चा पैदा हो रहा है, तो 20 वाले में कितना होगा? 10 होगा। तो जस्ट इसका दुगुना नहीं हो गया। तो अगर मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर हम ये क्या है, ये जनन आयु के लोग हैं, जनन आयु वाले लोग, जनन आयु वाले लोग मतलब समझिएगा, जैसे अगर किसी एरिया में 10 आदमी जनन करने के आयु में है, तो मान लो अगर वो 5 बच्चा पैदा कर रहा है, तो जो आपका 20 जनन आयु वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर कितना होगा? 10 होगा। तो जस्ट उसका दुगुना नहीं हो गया। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जहां पर विस्फोट का मतलब क्या है, लगातार कम से कम समय के अंदर जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि, आपका जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और तो इसका एक रीजन क्या है कि कोई भी ऐसा जगह जहां पर जनन करने के आयु वाले लोग अगर उसकी संख्या बढ़ जाए, तो उस केस में वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? और मैंने आपको वहां पर एग्जाम्पल से समझा दिया।
अब समझिएगा ध्यान से। अगला क्या भाई, अगला है मृत्यु दर में कमी। मतलब जो आपका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मेरी बात सुनो, इसको आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, मेरा वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन हाँ समझाने का आपको बताना पड़ेगा। देखो, जिस समय हमारे कंट्री में जो है हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी भी कौन सा अच्छा है, अभी भी तो सरकारी हॉस्पिटल में काम ही नहीं होता है। इधर तो जिस समय हमारे कंट्री में हेल्थ सिस्टम की जो मतलब की बहुत कमी थी, है ना, उस समय क्या होता था कि डिलीवरी के समय में बहुत सारी औरतें ऐसी थी जिसकी मृत्यु हो जाती थी। अब क्या हुआ है कि अब हॉस्पिटल बन गया है, नर्सेस आ गए हैं, दवाइयां अवेलेबल हो चुकी हैं। तो क्या होगा कि जब अगर बहुत परफेक्शन से डिलीवरी होगा तो मतलब जो मदर है उसके मरने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। अब ऐसे समझो तुम इसको, जैसे मान लो यहाँ देखो, मान लो यहाँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये देखो, ये मान लो कोई एरिया है, यहाँ पर अभी स्वास्थ्य सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। ये मान लो कि दूसरा एरिया है, यहाँ पर अभी स्वास्थ्य जो मतलब कि हेल्थ सिस्टम जो है, मैं यहाँ पर एचएस लिख देता हूँ, हेल्थ सिस्टम मान लीजिए यहाँ पर हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, मतलब कि अच्छा वाला है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपका हेल्थ सिस्टम जो वो आपका अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 महिला प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसा होगा कि 8 महिला जो है, 8 महिला आपकी सही सही बच्चे को जन्म देगी। तो 10 तो आपकी माँ हो गई और प्लस 8 बच्चा हो गया, कितना हो गया जनसंख्या, 18। ठीक है ना, नहीं समझे? यहां पर क्योंकि हेल्थ सिस्टम था, तो यहां पर जो माँ लोग थी, जो मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भधारक महिलाएं हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है क्योंकि यहां पर हेल्थ सिस्टम अच्छा है। तो 10 मान लो 10 फीमेल प्रेग्नेंट थी इस एरिया में, और 10 में से 8 ने सही से बच्चे को जन्म दिया, तो 10 तो महिला होगी और 8 18 हो गया। लेकिन मान लो बच्चों अगर कहीं पर हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं हो, तो मान लीजिए अगर यहां पर 10 प्रेग्नेंट महिला है, 10 प्रेग्नेंट मतलब 10 गर्भधारी महिला है, तो बच्चों जब ये बच्चे को जन्म देगी तो मान लीजिए इस 10 में से दो नहीं 5 मान लो 4 प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई, मान लो मौत हो गई, तो अब मां कितना बचा, 6 बचा। प्लस अब मान लो इस 10 प्रेग्नेंट महिला में से सिर्फ 5 ने बच्चे को सही से जन्म दिया, तो 6 5 11, यानी कि अब यहां पर जनसंख्या कितनी, 11। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिलीवरी के समय अगर मां की मौत हो जाती है तो उस केस में जनसंख्या कम होती है, और अगर डिलीवरी के समय में मां की मौत नहीं होती और बच्चों की भी अगर सही से डिलीवरी होती है तो उस केस में जनसंख्या आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है क्या, कि मातृ मृत्यु दर में कमी। उसके बाद क्या है, वही सेम शिशु मृत्यु दर में कमी, तुमको समझा चुके। अगला मृत्यु दर में आई निरंतर कमी, है ना। एक तो मेरी बात सुनो, ऐसे समझो ये तो तुम्हारा प्रेग्नेंट वाला कहानी हो गया, आपको यहां तक की बातें समझ आ गई। शिशु मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी मृत्यु दर कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पॉपुलेशन है, आपकी जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी। अगला पॉइंट समझिएगा यहाँ पे, अगला क्या है, मृत्यु दर में आई निरंतर कमी। इसका क्या मतलब भाई, ये देखो मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, और हर साल इसमें से मान लो 1 साल के बाद इसमें से 10 लोग मर गए, तो कितना बचा, 90 बचा। और मान लीजिए ये कोई एरिया है जिसमें मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, और मान लीजिए कि 1 साल के बाद एक भी आदमी नहीं मरा, तो अभी भी पॉपुलेशन क्या है, 100 ही है। तो अगर ओवरऑल मरने की जो जनसंख्या है, अगर मरने मतलब कि जो ओवरऑल मृत्यु दर है, अगर उसमें कमी हो जाए तब भी जो आपका पॉपुलेशन वो बहुत तेजी से भागेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। अब आगे देखिए, अब क्या, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य देखिएगा, पहला शिक्षा व्यवस्था की समस्या। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी बात सुनो, अगर मान लिया जनन स्वास्थ्य, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यहां पे कि जो आपका जनन स्वास्थ्य है, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। यहां पर एक्चुअल में हम यहां पे ये लिखे थे कि अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी, अगर यहां पर अगर आपकी जनसंख्या अगर आपकी बढ़ गई, मान लीजिए अगर बच्चों किसी भी कंट्री में अगर जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इस जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इस केस में आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या हो सकता है, इसकी बात यहां पर लिखी हुई है ना। तो जनसंख्या में अगर बहुत तेजी से वृद्धि हो जाए तो इस केस के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, शिक्षा व्यवस्था के कारण की समस्या। मतलब सर, अरे बाबू एक बात बताइए हमको, आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि किसी कंट्री में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी कोई जगह है, मान लीजिए ऐसा समझिए, मान लीजिए ये कोई जगह है, इसमें 1000 बच्चा रहता था, ठीक है, और स्कूल थे 10, ठीक है गुरुजी। अब मान लीजिए यहां पर बच्चों 2 बच्चा और पैदा हो गया, अब कितना हो गया, 1002 हो गया। तो क्या स्कूल भी उतना बढ़ गया? नहीं भाई, स्कूल के लिए अगर मान लो स्कूल कहीं बनेगा तो जमीन पे ही बनेगा ना।
तो क्या जमीन हमारे पास अनलिमिटेड है? नहीं, जमीन भी तुम्हारे पास लिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाए, जमीन तुम्हारे पास कांस्टेंट है, और अगर जमीन कांस्टेंट है तो स्कूल भी तो कांस्टेंट होगा। मतलब कांस्टेंट का मतलब इतना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जनसंख्या की बहुत तेजी से बढ़ती है तो शिक्षा व्यवस्था में क्या होगा, समस्या आ जाएगी, रोजगार की समस्या आ जाएगी, है ना। उतना सारा हॉस्पिटल नहीं है तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा में समस्या आ जाएगी, और फूड यानी कि खाना आपूर्ति की समस्या आ जाएगी, है ना। खाना आपूर्ति मतलब होता है जैसे मान लो कि फूड की समस्या हो जाएगी। एक बात बताओ भाई, जमीन तो उतना ही है ना, फसल तो उतना ही लगेगा जितना पहले लगता था, तो इसकी समस्या आ जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई समस्या वाली बात। अब क्या है, इसका उपाय क्या है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय क्या है? आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। पहला क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार। मतलब एक बात बताओ, मान लो कपल तो भाई इंटरकोर्स करेगा ही, सेक्स तो करेगा ही, अगर उसको कॉन्डम जैसी चीजों के बारे में पता होगा, अगर वो लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा। अगर मेरी बात सुनो, ऐसा पहले ये समझो कि ये जो आपका ये जो है गर्भ निरोधक जो है, ये जो आपका गर्भ निरोधक है, इसका क्या मतलब है, ऐसा कोई भी केमिकल या फिर ऐसा कोई भी बाबू तरीका जिसके द्वारा सेक्स तो होगा लेकिन गर्भधारी नहीं हो पाएगा, गर्भधारण नहीं हो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, बच्चा मतलब कि कंसीव नहीं होगा। समझे, दोबारा समझिए। अगर आपसे कोई पूछे गर्भ निरोधक की मतलब क्या है, तो याद रखिएगा गर्भ निरोधक निरोधक का मतलब क्या, ऐसा कोई भी उपाय जो सेक्स तो होगा लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है, गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार। अगर लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार पहुंच पाया कि कॉन्डम जैसी चीज भी होती है, तो लोग क्या करेंगे भाई, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे लोग, तो उससे क्या होगा कि उससे जो मतलब कि प्रेगनेंसी बहुत रेयर होगा, बहुत कम होगा, है ना। तो इसके और भी बहुत सारा चीज होता है ना। अगला सेक्स एजुकेशन, मतलब जनन को लेके लोगों के बारे में शिक्षा। सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या है, जनन को लेकर के शिक्षा देना कि जनन क्या होता है ना, जनन कब होता है, किस तरीके से होता है, मतलब जनन मतलब फॉर एग्जांपल कि जनन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, एड्स क्या होता है, अगर इन सब के बारे में अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो ये आपका जो है एक तरीके का उपाय है। अगला क्या बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आपका छोटे परिवार वाले दंपतियों का प्रोत्साहन देना। मतलब कि ऐसे जो छोटे परिवार वाला जो स्लोगन है उसको चलाना, हम दो हमारे दो, कि जितना छोटा परिवार उतना सुखी परिवार। तो ये इस तरीके जैसे मान लो कि इस तरीके से ना, समझ लो। तो क्या है भाई आपका कि छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन करना, मतलब होता है ये कि छोटा परिवार जो होता है, जो हम जैसे हम दो हमारे दो, इस कॉन्सेप्ट को चलाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे क्या है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, कि परिवार कल्याण के बारे में लोगों को अगर कोई जागरूक कर रहा है तो उसको बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्या है, उलभ वेधन यानी कि एमिनोसेंटेसिस क्या होता है। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए इसको समझते हैं सबसे पहले। आइए, जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां पर ये मान लीजिए हम कोई महिला का जो है ना, मतलब यूट्रस बना रहे हैं जहां पर बच्चा होता है प्रेगनेंसी के समय। मान लीजिए यूट्रस है, ये क्या बच्चों, ये आपका यूट्रस मान लीजिए, किसी भी महिला का यूट्रस है। पहले आप समझिए जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आपका जो अनुवांशिक विकार है वो क्या होता है। बच्चों अनुवांशिक विकार जो है ना एक तरह की बीमारी होती है, जो जेनेटिक बीमारी है, जो माता पिता से बच्चों में आती है। और ये बीमारी इतना खतरनाक होता है कि डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि इससे अच्छा तो मतलब कि उस बच्चे को मार दे, क्योंकि उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे करेंगे। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, मेरी बात को एकदम ध्यान समझिएगा। एक बात बताओ, अगर हम अनुवांशिक विकार की बात करते हैं, तो अनुवांशिक विकार जो होता है बच्चों, ये डीएनए के अंदर होगा, और डीएनए क्या होता है, कोशिका के अंदर। अगर हम किसी भी तरीके से डीएनए को बाहर निकाल ले, बच्चे के डीएनए को, तो हम उस डीएनए को पढ़ करके, उस डीएनए के बारे में स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी भी महिला का यूटेरस है ना, और यहां पर मान लीजिए ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है, और ये आपका हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड,
और इस अम्लाइकल कॉर्ड से मान लीजिए यहां पर जो भ्रूण है आपका वो इस तरीके से अटैच है। ठीक है, ये क्या है, ये भ्रूण है, एम्ब्रायो है, भ्रूण है, इसको अंग्रेजी में एम्ब्रायो कह के पुकारते हैं। ठीक है बाबू, आइए यहां पर समझिएगा बात को ध्यान से। तो ये भ्रूण है और इसको हम लोग एम्ब्रायो कह के पुकारते हैं। तो भ्रूण जो आपका जुड़ा हुआ होता है ये जो है आपका, इसको अम्लाइकल कॉर्ड कहते हैं। हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका तो कोई काम ही नहीं है, समझिए आप। अब बच्चों यहां पर समझिएगा ध्यान से, इस भ्रूण के आसपास ये जो आपको द्रव्य दिख रहा है, जो आपको लिक्विड यानी कि पानी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं, एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। बच्चों होता क्या है कि जब डॉक्टर को पता करना होता है, सुनिएगा ध्यान से, जब डॉक्टर को यह पता करना होता है कि इस बच्चे के अंदर, जब डॉक्टर को यह पता करना होता है कि इस बच्चे के अंदर जो है, इस बच्चे के अंदर कोई भी, इस बच्चे के सॉरी, इस बच्चे के अंदर किसी भी तरह का आनुवांशिक विकार है कि नहीं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले ये समझिए कि इसके आसपास की बातें समझ लीजिए। ये आपका भ्रूण हो गया और ये जो है आपका, ये आपका यूट्रस है। चलिए ये यूट्रस है, ठीक है। तो भ्रूण के आसपास जो आपका द्रव्य पाया जाता है उसको एमनियोटिक द्रव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। तो बच्चों अगर डॉक्टर को यह पता करना होता है क्या कि इस भ्रूण के अंदर, इस बच्चे के अंदर आनुवांशिक विकार है कि नहीं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको इसको जो है सिरिंज के द्वारा, किसके द्वारा, इसको सिरिंज के द्वारा बाहर निकालते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सिरिंज समझते हो ना, लाइक जिससे इंजेक्शन देते हैं, सुइया। ये देखिए अब इसके अंदर ये देखो, जब ये एक्चुअली डॉक्टर क्या करते हैं, यूट्रस के पास से इसके अंदर सिरिंज डालते हैं और वहां से हल्का सा वहां से एमनियोटिक द्रव निकाल लेते हैं। अब इस एमनियोटिक द्रव, ये जो तुम्हारा इस सिरिंज के अंदर क्या क्या एमनियोटिक द्रव, इसको बाहर निकालते हैं डॉक्टर, इस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं बच्चों। और इस एमनियोटिक द्रव से बच्चों, इस एमनियोटिक द्रव से, इस एमनियोटिक द्रव से जो है वो इसके ऊपर अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं बच्चों कि इस बच्चे के अंदर कोई आनुवांशिक विकार है कि नहीं है। दोबारा सुनिए, एक हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एमिनोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में उलम वेदन कहते हैं। ये उलम वेदन होता क्या है, तो उसके लिए आप समझिए, मान लीजिए ये भ्रूण है, भ्रूण के आसपास, जैसे मान लीजिए यूट्रस के अंदर भ्रूण होता है, भ्रूण मतलब एम्ब्रायो होता है, जो बच्चा मतलब होता है वो बेसिकली, उसके आसपास जो आपका द्रव्य है, जो फ्लूइड है, जो पानी जैसा स्ट्रक्चर है, उसको एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। अब इस एमनियोटिक द्रव के अंदर डीएनए भी होगा जी गुरुजी। तो एक्चुअल डॉक्टर क्या करता है, जब डॉक्टर को यह पता करना होता है कि इस भ्रूण के अंदर, इस एम्ब्रायो के अंदर कोई भी आनुवांशिक विकार है कि नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सिरिंज की मदद से यहां से द्रव को निकालते हैं। कौन से द्रव को, एमनियोटिक द्रव को निकालते हैं और उस एमनियोटिक द्रव के ऊपर अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर कोई आनुवांशिक विकार है कि नहीं है। अब लुच्चा सब क्या किया है ना, जो मतलब कि बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं, है ना, उसने क्या किया बेटा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस एमनियोटिक द्रव के अंदर त्वचा का कोशिका भी होता है, इस एमनियोटिक द्रव के अंदर त्वचा कोशिका भी होता है, त्वचा कोशिका भी होता है। और त्वचा कोशिका के अंदर बाबू आपका गुणसूत्र भी होगा। अरे भाई गुणसूत्र भी होगा, तो लोग पता क्या करते थे, अगर गुणसूत्र होगा तो बच्चों वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि ये आपका 44 प्लस 44 प्लस एक्स एक्स है, ये 44 प्लस एक्स वाई है। तो कुछ कमबख्त लोगों ने क्या किया, यहां पर इस एमनियोटिक द्रव का मिसयूज किया, इस एमनियोसेंटेसिस का, उलम वेदन का कुछ मिसयूज किया, गलत फायदा उठाया। क्या गलत फायदा उठाया, यहां से एमनियोटिक द्रव निकालता था। अब चूंकि उसके अंदर त्वचा का सेल भी है तो वहां पर डीएनए भी होगा, और अगर डीएनए है तो गुणसूत्र भी होगा। तो उस गुणसूत्र से यह पता कर लेता था कि भाई ये 44 प्लस 44 प्लस एक्स एक्स है, ये 44 प्लस एक्स वाई है ना। लिंक पता कर लेता था कि मतलब वो नर है कि मादा है। आपको पता है कि अगर 44 प्लस एक्स एक्स होगा तो इस ये क्या है, ये क्या है आपका मादा है ना, मतलब कि शिशु को है, मतलब लड़की है ना। और एक्स, अगर एक्स वाई होगा तो ये आपका क्या नर है। और उस समय बाबू ये बहुत चलता था कि एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग जो है वो पता करते थे, और जो मतलब कि मादा बच्ची होती, जो फीमेल बच्चा होता तो उसको मार दिया जाता था, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं, है ना। तो इसको बाद में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, जब बहुत ज्यादा मतलब कि फीमेल बच्चों की मौत होने लगी तो इसके ऊपर बैन लगा दिया। अब वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई, आप समझ जाइए इसको क्या लिखा भाई। इस तकनीक के अंदर हम एमनियोटिक द्रव को सिरिंज से निकालकर अध्ययन करते हैं। अगर कोई अनुवांशिक विकार
जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये सब अनुवांशिक विकार का नाम है बाबू। सिकल सेल अनीमिया आदि है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उलभवेदन करते हैं। ठीक है, ये जो आपके लिखा हुआ ना डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, ये सब जो है बाबू, ये सब अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बीमारी का नाम है जिसके बारे में हम लोग को पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव को सिरिंज से निकालते हैं और उसके ऊपर अध्ययन करते हैं कि उसके अंदर कोई अनुवांशिक विकार है कि नहीं है। अनुवांशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, ये सब। अब इसका मिसयूज क्या है वो देखिए। इसका मिसयूज मतलब होता है कि दुरुपयोग, मतलब सर अरे गलत इस्तेमाल करना, क्या था, लिंग ज्ञात करना। अरे ये यहाँ पे क्यों दे दिया, एक सेकंड रुक जाओ बाबू, इसको पहले कॉपी करने दो। टेंशन मत लो, अगला पेज पे कॉपी है। चलिए यहाँ देखिए, अगर कोई पूछे कि जो उलभ वेदन है इसका मिसयूज लोगों ने क्या किया, तो याद रखिएगा लोगों ने क्या किया, लिंग ज्ञात किया है ना, कि नर है कि मादा है, और बाद में भारत सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। क्या लिखोगे, भारत सरकार ने उलभ वेदन के द्वारा जो लिंग ज्ञात किया जाता था, लिंग ज्ञात करते थे, उसके ऊपर बैन लगा दिया। बैन लगा दिया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आइए इसके ऊपर जानते हैं ना, ये IMR वगैरह क्या होता है। चलो देखो, इसके ऊपर का यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक, ये अलग पेज पे आना था, यहाँ पे वहां पे कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर दो फुल फॉर्म आपको और याद रखना है। क्या, हालांकि इसके बारे में चर्चा हमारी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में होगी, जहां पर हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप बस इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि जो IMR है बच्चों, इसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे की मृत्यु दर कहते हैं, है ना। किस साल मतलब किसी एक साल में कितने बच्चे की मृत्यु हुई ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना, मतलब जिस समय मतलब कि डिलीवरी होता है प्रेगनेंसी का, उस समय किसी बच्चे की कितने बच्चे की मृत्यु हुई एक साल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IMR कहते हैं। अगर हम लोग MMR की बात करें, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट की, है ना, तो इसको बोलते हैं माता की मृत्यु दर, है ना, माता की मृत्यु दर। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने आपको पहले बोल दिया था कि 2011 के अंदर जो है भारत वृद्धि दर लगभग 2% के आसपास थी, मतलब 2% से कम थी। अरे पहले 40 था, बाद में 70 हुआ, 2% से कम ही ना होगा जी, ये समझ में आ गया। चलिए आगे क्या भाई, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो शादी करने का उम्र है उसको ना लीगलाइज कर दिया, है ना, कि अगर विवाह की आयु की बात करें तो जो पुरुष है उसका उम्र 21, मतलब संवैधानिक रूप से कि अगर 21 साल से पहले अगर कोई लड़का शादी करता है तो उसको बाल विवाह माना जाएगा, और अगर 18 साल से पहले कोई महिला शादी करती है तो उसको बाल विवाह माना जाएगा। मतलब ये संवैधानिक रूप से ऐसा लागू कर दिया कि 21 साल से पहले कोई लौंडा ब्याह नहीं करेगा। सर हमारा तो अभी होने ही वाला है, पहले कुछ बन जाओ भाई। तो 21 साल से पहले जो है कोई भी लौंडा शादी नहीं करेगा, और 18 साल से पहले कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने इसको क्या किया, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ऐसा कानून बना दिया। और उस समय एक स्लोगन लगाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हम दो हमारे दो, पति पत्नी दो, उसके बाल बच्चे दो। उससे होगा क्या, इससे फायदा क्या है, अक्सर तो टीचर हटवा देते हैं। पहले समझो, मान लो पति पत्नी दो है, ठीक, और अगर इसके 2 ही बच्चे होंगे तो अगर ये दोनों मर जाएगा तो इसका जगह ये ले लेगा, जनसंख्या क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझे, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो माँ बाप भी रहेंगे और बच्चे हो गए 4, तो ये दोनों मरेगा तो 2 को बढ़ गया ना जी, समझे। अगर मान लो हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट चलेगा, तो जो मतलब पति पत्नी है, अगर उसके मरने के बाद जो उसके दोनों बच्चे हैं तो उन दोनों का जगह वो बच्चा ले लेगा, तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ा ही नहीं, मेंटेन रह गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम दो हमारे दो, है ना। ये नारा किसने दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये एक तरह का नारा है ना, भारत माता की जय, उस तरीके का। चलिए अब आइए हम लोग क्या करते हैं, गर्भ निरोध आदर्श, है ना। गर्भ निरोध समझ गए ना, कि ऐसा कोई भी टेक्निक,
ऐसा कोई भी चीज, जैसे कॉन्डम हो गया, फीमेल कॉन्डम होता है ना, आईयूटी होता है, बहुत सारा ऐसा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, टेंशन मत लो। तो जो बहुत सारी मतलब कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें हैं, अब समझो ये इसको जो ना गर्भ निरोधक को हम लोग अंग्रेजी में कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। अब ये कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना, मतलब कि ऐसा कोई भी टेक्निक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हो लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन या फिर गर्भ निरोधक कहते हैं। अब इसके आदर्श क्या होने चाहिए? अरे भाई एक बात बताओ, अगर कॉन्डम 1 करोड़ का मिले, कोई खरीदेगा? तो क्या क्या आदर्श होना चाहिए जिसकी वजह से लोग इसको यूज करें? पहला, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब लोगों को आसानी से इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। अगला, आसान प्रयोग, वही लिखा हुआ है। प्रभावी मतलब होता है कि ऐसा नहीं होगा यूज भी कर लिया और फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, तो फिर कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। अगला, नो साइड इफेक्ट, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि मतलब यूज करने के बाद इचिंग होने लगे, मतलब कि है ना, जनन अंग में, है ना। मतलब क्या हुआ कि नो साइड इफेक्ट, मतलब क्या हुआ कि साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा ना हो कि गर्भ निरोधक यूज किए और इचिंग शुरू हो गया जनन अंग में, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे क्या है, लैंगिक व्यवहार में इंटरफेरेंस नहीं होना, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे विदाउट मतलब बिना गर्भ निरोधक के जैसे, बिना गर्भ निरोधक के जैसे सेक्स होता है वैसे ही सेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो लैंगिक व्यवहार में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके आदर्श हो गए। आगे क्या भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे यहां से शुरू होने जा रहा है। क्या कि गर्भ निरोधक के तरीके, उसका लक्षण और क्रियाविधि कैसे काम करता है वो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल मेथड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जिसको हम लोग प्राकृतिक तरीके से, अब पहले अगर प्राकृतिक तरीके से हो रहा है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस केस में फेल होने का संभावना बहुत अधिक है। मतलब क्या हुआ, इस केस में फेल होने का संभावना बहुत अधिक है। फेल मतलब कि उद्देश्य क्या है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, मतलब कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट यानी कि बच्चे को कंसीव कर सकती है, ठीक है। अब आइए प्रकार के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसका क्रियाविधि क्या है? एक बात बताओ, कोई भी फीमेल गर्भवती तब ना होगी भाई जब उसका शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा। तो जो नेचुरल मेथड होता है, जो प्राकृतिक तरीके हैं, इसके अंदर शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलाव को रोकता है, मतलब मिलने ही नहीं देता है, मिलाव को रोकता है, समझे। दोबारा सुनो, गर्भ निरोधक तरीके कौन कौन से? पहला, नेचुरल मेथड जिसको हम लोग प्राकृतिक तरीके से बोलते हैं। इसका मतलब कि प्राकृतिक तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नुकसान इसका नहीं है, और लेकिन इसका फेल होने की संभावना बहुत अधिक होती है ना। और ये कैसे काम करता है भाई कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने ही नहीं देगा, ठीक है। अब आगे क्या, अवधि संयम। अच्छा मतलब देखो, प्राकृतिक तरीके से बहुत सारा है, बहुत सारा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अवधि संयम। पहला क्या, अवधि संयम, है ना, जिसको अंग्रेजी में कैलेंडर मेथड कहते हैं, ठीक है। लिख दूं क्या अंग्रेजी, यहाँ पे लिख लो, इसको अंग्रेजी में कैलेंडर मेथड कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कैलेंडर मेथड कहा जाता है। इसमें क्या, देखो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब मेन बैच पढ़ाते हैं हम लोग तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं ऐसा क्यों होता है ना। अब समझो, जो आवर्त चक्र होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें टोटल या तो 28 दिन होगा या फिर 29 दिन होगा। तो बच्चों कैसे होगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते करते 28 और 29 होगा। तो इस पूरे 1 से लेकर के 28 या फिर 29 दिन तक में जो 10 से लेकर के 17वां दिन होता है, ये रिस्क पीरियड होता है, जहां पे फर्टाइल पीरियड है। अगर मतलब कि ऐसा मतलब माना जाता है, अगर कैलकुलेशन देखोगे, हालांकि इसको एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मेन बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है। अक्सर कर ये नीट वाले बैच में पढ़ाते हैं हम, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि अगर किसी इंसान के अंदर, किसी महिला के अंदर आवर्त चक्र की बात करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 28 से 29 तक होगा। ये सर समझ गए। तो इसमें जो 10वां से लेकर के 17वां दिन तक होगा बच्चों, वो हाईली रिस्क पीरियड होता है। मतलब कि अगर इस बीच में सेक्स किया जाएगा तो बच्चा कंसीव हो सकता है, क्योंकि इस समय अंडाणु बनता है। इस समय क्या होता है, अंडाणु बनता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु बन करके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है ना, अंडवाहिनी के अंदर जाता है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहां पे क्या कह रहा है कि आवर्त चक्र में 10वां से लेकर 17वां दिन तक, इसको रिस्क पीरियड या फिर फर्टाइल पीरियड कहते हैं। ये मध्य सेक्स यानी कि मैथुन न करना, इस अवधि में मध्य
अंडोत्सर्ग मतलब कि ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? अंडोत्सर्ग का मतलब है कि अंडाणु जो है वो आपका ग्राफियन फॉलिकल से निकल करके अंडवाहिनी में चला जाएगा, और अगर अंडवाहिनी में अंडाणु है तो जाहिर सी बात, अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। अगर स्पर्म आ गया उस समय तो निषेचन हो जाएगा। तो पहला जो नेचुरल मेथड है, जो पहला प्राकृतिक तरीके हैं बच्चों, उसमें पहला अवधि संयम। इसमें क्या होता है कि आवर्त चक्र में 10 से लेकर के 17वां दिन तक जो होता है वो रिस्क पीरियड होता है, उसको हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं। अगर इसके मध्य सेक्स किया जाए तो उस समय जो है बच्चा कंसीव हो जाएगा। ठीक है, इस अवधि, अच्छा इसमें होता क्या, इस अवधि में मध्य, इस अवधि के मध्य क्या हो रहा है? अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग को अंग्रेजी में ओव्यूलेशन कह के पुकारते हैं बच्चों। कौन सा लेशन? ओव्यूलेशन। ठीक है, अब सर आप बोलेंगे सर क्रियाविधि, अरे भाई एक बात बताओ, अगर ये प्राकृतिक तरीके का टाइप है तो क्रियाविधि सेम ना हो जाएगा जी? शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिए। आगे आइए, नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? बाह्य सखलन, है ना, है ना। बाह्य सखलन मतलब होता है कि विड्रॉल जो है ना, आउटसाइड करना। ठीक है, अब समझो, अगर शुक्राणु जो है अगर फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में, तो योनि में अगर मतलब रिलीज किया जाए तो जाहिर सी बात है कि शुक्राणु वहां से चल करके फैलोपियन ट्यूब तक, अंडवाहिनी तक जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि शुक्राणु रिलीज करने से पहले पेनिस को अगर वजाइनल ट्रैक्ट से रिमूव कर दे, उस केस में क्या होगा? उस केस में शुक्राणु योनि के अंदर रिलीज ही नहीं होगा, जिस वजह से शुक्राणु वहां अंडवाहिनी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो निषेचन कहेगा, है ना। वही यहां पर लिखा हुआ, पढ़ लो इसको। क्या लिखा हुआ है? सखलन मतलब होता है कि विड्रॉल, मतलब कि सखलन का मतलब क्या है? शुक्राणु का फीमेल के मतलब कि मादा के योनि में रिलीज होना, निकलना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सखलन कहते हैं। सखलन से पूर्व शिशन मतलब होता है पेनिस, है ना। सखलन यानी कि शुक्राणु निकलने से पूर्व शिशन को मादा योनि से यानी कि वजाइना से बाहर निकाल देना, ये आपका क्या? बाह्य सखलन है। अगर विड्रॉल मतलब कि स्पर्म अगर मान लो शुक्राणु अगर फीमेल के योनि से बाहर ही रिलीज होगा, तो शुक्राणु जब फीमेल के योनि में गया ही नहीं तो निषेचन काहे का होगा? ठीक है, इसके अंदर भी सेम कहानी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पर्म को ओवम से यानी कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दे रहे हैं। अगला क्या है? स्तनपान नात्र, है ना, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन एमनेरिया कहते हैं इसको। ठीक है, लैक्टेशन एमनेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। जब किसी, पहले सुन लो, उसके बाद तो खैर तुम रीड कर लेना, इसको सुन लो पहले दोबारा से। बाह्य सखलन, देखो बाह्य मतलब बाहर, कहां से बाहर? योनि के बाहर। सखलन का मतलब होता है कि शुक्राणु का रिलीज होना। ठीक है, अब सुनो, जिस समय शिशन यानी कि पेनिस से जिस समय शुक्राणु निकलेगा, वीर्य निकलेगा, अगर उससे पहले मादा के योनि से अगर मान लो शिशन को यानी कि पेनिस को अगर बाहर निकाल दिया जाए, अगर बाहर विड्रॉल कराया जाए, अगर बाहर सखलन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि शुक्राणु योनि के अंदर गया ही नहीं। अगर योनि के अंदर शुक्राणु जाएगा ही नहीं तो इस केस में शुक्राणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं और वहां पर निषेचन होगा ही नहीं। समझ गए? तो ये तुम्हारा खत्म हो गया। आगे देखो, स्तनपान अनात्र मतलब होता है कि लैक्टेशन एमनेरिया। इसमें होता क्या है? जिस समय किसी, मान लो आज किसी फीमेल ने डिलीवरी किया, अगर आज किसी फीमेल ने मान लो कि बच्चे को जन्म दिया, तो आज से लेकर के अगले 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक उसके अंदर अंडाणु बनेगा ही नहीं, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग आवर्त चक्र कहते हैं वो होगा ही नहीं। अगर बच्चों वो होगा ही नहीं, अगर अंडाणु बनेगा ही नहीं, तो अगर शुक्राणु चला भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तनपान। देखो नाम नहीं, स्तनपान अनात्र कहते हैं। स्तनपान के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता, मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं होता, और इस कारण अतारो चक्र नहीं देखा जाता। और इसके कारण क्या? अधिक प्रोलैक्टिन स्तर, LH and FSH, मतलब देखो मेरी बात सुनो, जिस समय कोई भी फीमेल का डिलीवरी होता है उस समय उस फीमेल के अंदर जो है आपका एक हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो LH और FSH के स्तर को संदमित मतलब कि रोक देता है, रोके रखता है, कम से कम कितने दिन तक? 6 महीने तक। ठीक है, और ये एक तरीका हो गया। मतलब क्या हुआ? अगर इन तीनों तरीकों में कितना भी सेक्स हो जाए गर्भधारक नहीं होगा, है ना, प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, इसके आगे जो है हम लोग और आगे को मतलब कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को जो है समझने की कोशिश करते हैं। आगे है आपका आर्टिफिशियल मेथड। अभी कुछ देर पहले आपने जाना कि नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक जो तरीका है किसी भी प्रेगनेंसी को रोकने का, उसके बारे में हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया। अब हम लोगों की कहानी जो है वो आर्टिफिशियल मेथड तक पहुंच चुकी है। अब आर्टिफिशियल मेथड क्या है? कृत्रिम। आर्टिफिशियल मेथड क्या है? कृत्रिम, है ना, कृत्रिम तरीके। तो इसको लिख दीजिए आप पहले तो, कृत्रिम तरीके भाई, कृत्रिम तरीके हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है ये। ठीक है,
इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप बच्चों को पढ़ना है वो है अवरोधक, जिसको अंग्रेजी में बैरियर कह के पुकारा जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो बैरियर या फिर अवरोधक जो होता है, इसका दो प्रॉपर्टी। सबसे पहले यहां पे जान लीजिए, आपने पढ़ा होगा जो यौन क्रिया के वजह से यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से होने वाली बीमारी को एसटीआई या फिर एसटीडी कह के पुकारते हैं। तो बच्चे याद रखेंगे इस चीज को कि जो अवरोधक होता है यानी कि बैरियर होता है, ये ना केवल प्रेगनेंसी को कंसीव होने से बचाता है, बल्कि ये अवरोधक यानी कि एसटीआई और एसटीडी से भी बचाव करता है। समझ में आ रही मेरी बातें भाई? यौन क्रिया से होने वाली कोई भी बीमारी आपकी एसटीडी है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये जो आपका बैरियर मेथड होता है, ये जो आपका अवरोधक मेथड है, ये कहीं ना कहीं मतलब कि जो भी इंसान या इसको इस्तेमाल करेगा बैरियर मेथड को, अवरोधक मेथड को, तो कहीं ना कहीं वो एसटीआई और एसटीडी से भी खुद को बचा रहा है। ठीक है, ये काम कैसे करता है बच्चों? याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी फीमेल मां तब बन सकती है, प्रेग्नेंट तब हो सकती है जब शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। बैरियर मेथड पता क्या करता है? यह शुक्राणु और अंडाणु को मिलने ही नहीं देता, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने ही नहीं देता। वही बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, आप बच्चे इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? शुक्राणु व अंडाणु को मिलने से रोकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियल मेथड में पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा, तो याद रखेंगे आप बच्चे अवरोधक, जिसको अंग्रेजी में बैरियर के नाम से पुकारा जाता है बच्चों। और बैरियर की अगर बात करते हैं तो यह जो अवरोधक है, यह जो बैरियर मेथड है, ये कहीं ना कहीं इंसानों को एसटीडी एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। वही लिखा हुआ, यह अवरोधक एसटीआई और एसटीडी से भी बचाव करता है। और अगर बात करें ये काम कैसे करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, तो आप बच्चे इसको याद रखेंगे बच्चों कि शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकता है। अरे इसका मतलब अगर शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा ही नहीं तो क्या निषेचन हो पाएगा? अरे नहीं हो पाएगा गुरुजी। तो क्या जायगोट बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा। क्या ब्लास्टोसिस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या महिला प्रेग्नेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। समझ आ रही बात है? आगे चलिए, आगे चलेंगे बच्चों, आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ। अब ये जो आपका अवरोधक है, ये पुरुषों के अंदर सबसे कॉमन आपने सुना होगा कॉन्डम के बारे में, जिसको हिंदी में निरोध कह के पुकारा जाता है। बच्चों आप बच्चे याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे पुरुषों के अंदर बैरियर मेथड का क्या नाम है यानी कि अवरोधक का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे? निरोध, या फिर इसको अंग्रेजी में कॉन्डम के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही कॉमन सी चीजें आप सबको मालूम होगा। और ये जो बच्चों कॉन्डम होता है, ये लेटेक्स यानी कि रबर का बना हुआ होता है। आगे चलेंगे, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में डायफ्राम और वॉल्ट नाम का कैप जैसा स्ट्रक्चर आता है, जो सर्वाइकल कैप को यानी कि ग्रीवा को ढक देता है। अगर ग्रीवा ही ढक जाएगा तो क्या शुक्राणु योनि के अंदर से ग्रीवा को पास कर पाएगा? अरे नहीं कर पाएगा। और अगर ग्रीवा को शुक्राणु पास नहीं कर पाएगा तो क्या बताओ वो शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएगा? अंडवाहिनी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो निषेचन कहेगा, नहीं होगा निषेचन। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगा बच्चों। बातें समझ आ रही है दोस्तों? अरे दोबारा सुनिएगा, हमने ये कहा कि आर्टिफिशियल मेथड जो है, इसको हिंदी में कृत्रिम मेथड भी कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे अवरोधक यानी कि बैरियर के बारे में। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे अवरोधक जो है वो इसका क्या क्या मतलब स्पेशल फंक्शन है, तो आप बच्चे याद रखेंगे अवरोधक जो प्रेगनेंसी से तो बचाता ही है, उसके अलावा ये एसटीआई और एसटीडी से भी बचाता है बच्चों, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, तो आप बच्चे इसको याद रखेंगे कि शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकता है, मिलने ही नहीं देता। अरे आइए, अब अगर बात करते हैं पुरुषों के अंदर, मतलब कि पुरुष के अंदर, मेल के अंदर जो ये अवरोधक है वो क्या है, तो बच्चों आप समझ जाइएगा वो क्या है, कॉन्डम है। और कॉन्डम को हिंदी में निरोध कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर मान लीजिए कॉन्डम जो है ये क्या कहते हैं, ये किस चीज का बना हुआ है, तो आप बच्चे याद रखेंगे लेटेक्स या फिर रबर का बना हुआ है। एक्चुअल में कॉन्डम काम कैसे करता है, एक्चुअल होता क्या, जो मतलब मेल का जो पेनिस है उसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो शुक्राणु है वो कॉन्डम के अंदर ही रहता है, फीमेल के योनि में, फीमेल के वजाइनल ट्रैक में जाता नहीं है। और बच्चों अगर शुक्राणु जो है वो अगर योनि के अंदर गया ही नहीं, तो बताओ क्या वो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी तक पहुंच पाएगा? अरे नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो अंडवाहिनी तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो आप बच्चे मुझे बताइएगा क्या वहां पर निषेचन हो पाएगा? अरे सर नहीं हो पाएगा। और बच्चों अगर निषेचन ही नहीं हुआ तो क्या जायगोट का निर्माण होगा? नहीं सर। क्या युग्मनज का निर्माण होगा? नहीं सर। अगर बच्चों जायगोट ही नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइए क्या आगे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्या आपका अंतःरोपण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कहेगा प्रेगनेंसी? होगा ही नहीं प्रेगनेंसी, और मकसद भी तो वही था। चलिए,
और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि महिलाओं के अंदर कौन है, तो याद रखिएगा डायफ्राम और वॉल्ट होता है। ये एक्चुअल में इसको सर्वाइकल कैप कहते हैं। ये सर्विक्स यानी कि ग्रीवा को ढक देता है, जिसके वजह से शुक्राणु ग्रीवा को पास नहीं कर पाता। और बच्चों अगर शुक्राणु ग्रीवा को पास कर ही नहीं पाएगा तो अंडवाहिनी तक कैसे पहुंचेगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो काहे का निषेचन, काहे का प्रेगनेंसी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। अगला है आपका आईयूडी, जिसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म इसका है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है भाई, आईयूडीएस का फुल फॉर्म पूछता है बउआ लोग, याद रखिएगा इस चीज को। इसका फुल फॉर्म आपका पूछेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बच्चे याद रखेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, जिसको हिंदी में अंतःगर्भाशयी युक्ति कहा जाता है। ठीक है। और एनसीईआरटी कहते हैं कि भारत के अंदर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला यही है, क्या, लोकप्रिय तकनीक है, मतलब कि सबसे अधिक यही इस्तेमाल किया जाता है भारतीय लोगों को लेकर के। ठीक है, मतलब भारतीय लोग ज्यादातर आपका आईयूडी का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये जो आईयूडी है ना, ये आप खुद से, मतलब कि इंसान खुद से यूज नहीं कर सकता। इसके लिए डॉक्टर या फिर कोई अनुभवी नर्स चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं सर, दोबारा बताइए। आइए, आईयूडी का फुल फॉर्म क्या भाई? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसको हिंदी में अंतःगर्भाशयी युक्ति कहा जाता है। बच्चों ये भारत में सबसे लोकप्रिय तकनीक है, मतलब अधिकतर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और ये एक ऐसा यंत्र है जिसको इंसान खुद से नहीं लगा सकता। इसके लिए डॉक्टर या फिर अनुभवी नर्स जो है वो महिलाओं के गर्भाशय में फिट किया जाता है। मतलब समझे, मतलब या तो डॉक्टर या फिर अनुभवी नर्स महिलाओं के गर्भाशय के अंदर इसको फिट करते हैं। सर इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों जैसे मान लो किसी इंसान को आज एक बच्चा हुआ, वो चाहता है कि अगले 5 साल तक उसको बच्चा नहीं हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि 2 बच्चों के बीच मध्य स्पेस बनाने के लिए, प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए। मतलब कि अभी प्रेगनेंसी नहीं हो, बाद में होना होगा तो होगा। मतलब ये जो आईयूडी है, अगर उसको हम लोग वहां से गर्भाशय से निकाल देंगे तो आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। अब ये जो बच्चों आपका आईयूडीएस है, आराम से समझिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो आपका आईयूडी है बेटा, ये आईयूडी जो है आपका, ये आपका 3 तरह का होता है। एक तो होता है आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, एक होता है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एक होता है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और एक होता है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। दोबारा सुनेंगे बच्चे, दोबारा सुनेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि आईयूडी जो है, एक्चुअल में आईयूडीएस होना चाहिए यहाँ पर, है ना, ये आपका आईयूडीएस होना चाहिए। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है इसलिए एस लगा दो, है ना, आईयूडीएस। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि आईयूडीएस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बच्चे याद रखेंगे कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ये क्या लिखा हुआ भाई? तो ऊपर लिख दिया। चलिए आ जाइए यहां पर। अगर आपसे कोई पूछे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बोलोगे? औषधि रहित आईयूडी। औषधि रहित मतलब नॉन मेडिकेटेड। आपको तो बस एग्जांपल याद रखना है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? इसका उदाहरण है आपका लिपेज लूप। क्या है? इसको अंग्रेजी में भी लिपेज लूप ही कहते हैं। क्या है? लिपेज लूप। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? आईयूडीएस आपका 3 प्रकार का होता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। अगर बात करते हैं हम बच्चों नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस की, तो बच्चों इसको हिंदी में औषधि रहित आईयूडी कहा जाता है। आप बच्चे तो बस इसका उदाहरण याद कर लीजिए, और इसका उदाहरण क्या है? लिपेज लूप है। अगर आपसे कोई पूछे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल क्या है, तो आप बच्चे याद रखेंगे कि क्या है बेटा? आपका लिपेज लूप है ना। अब ये जो आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस है, इसके बारे में आगे चर्चा होगी, फिक्र मत कीजिएगा। कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस जो बेटा, ये तांबा मोचक आईयूडी इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? एक बार मैं देख लूं, थोड़ा छोटा कर दिया है, दिखाई तो दे रहा तुम्हें? हाँ, ये क्या आपका तांबा मोचक आईयूडी है। ठीक है, अच्छा हाँ बच्चों, जितने भी पीडीएफ थे आपके डाल दिए गए हैं, और इस क्लास के बाद भी इसका पीडीएफ आपको जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। इस बात के लिए एकदम बेफिक्र रहिए। जितना भी पीडीएफ आपको मैंने 3 चैप्टर जो पढ़ाया था, तीनों चैप्टर का पीडीएफ आपका डल चुका है। और बेटा आज शाम में, अगर लेक्चर आप आज देख रहे हैं, तो आज शाम में जो है आपका टेस्ट होने वाला लाइव। कितने बजे? 6 बजे। तैयार हो जाइएगा, है ना, एकदम पढ़ लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस जो बेटा, ये इसको हम लोग तांबा मोचक आईयूडी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये इसका 3 एग्जांपल हो गया। ठीक है, तांबा मोचक आईयूडी का 3 एग्जांपल कौन कौन से है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। अगला क्या? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इसका उदाहरण है बेटा प्रोजेस्टेड,
LNG-20। कौन सा है? दो एग्जाम्पल है, एक तो आपका प्रोजेस्टेड है और दूसरा क्या आपका LNG-20 है। ठीक है, दोनों एक साथ कर दिया। हमारे टाइपिंग मास्टर जो है लगता है खैनी खा के टाइप किए। ठीक है, हाँ देखिए, प्रोजेस्टेड अलग है और LNG-20 अलग है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेज। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूडीएस 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, अरे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। अगर बच्चे आपसे कोई पूछता है कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस को हिंदी में औषधि रहित आईयूडी कहा जाता है, इसका एग्जांपल क्या है? लिपेज लूप होता है। और बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस को हम लोग हिंदी में तांबा मोचक आईयूडी कहते हैं, उदाहरण स्वरूप आप इधर देख लीजिएगा, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 होता है। और आगे आ जाइए, अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस की बात करें तो इसको हिंदी में हार्मोन मोचक आईयूडी कहा जाता है, उदाहरण आपका क्या है? प्रोजेस्टेड और LNG-20। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्रियाविधि। हम लोग कहां पर पहुंच गए भाई? क्रियाविधि, कौन कैसे काम करता है, समझे? आइए, कौन कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले क्या था? औषधि रहित आईयूडी। अगर इसकी बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, ये शुक्राणु को गोली मार देगा। है सर, वहां बंदूक मत समझो ऐसे, तुम भावनाओं को समझो, तुम शब्दों पे ध्यान मत दो, तुम भावना समझो मेरा कि औषधि रहित आईयूडी क्या करेगा? शुक्राणु को मार देगा, फाइगोसाइट कर देगा, भक्षण कर देगा। और जब रास्ते में शुक्राणु मर गया तो क्या पहुंच पाएगा फॉलोपियन ट्यूब तक? नहीं पहुंच पाएगा, कहानी रास्ते में खत्म हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए अगला, अगर आपसे कोई पूछता है कि औषधि रहित, एग्जाम्पल पीछे लिखा चुके हैं, अगर आपसे कोई पूछे औषधि रहित आईयूडी जो है वो क्या करता है बच्चों, तो आप बच्चे याद रखेंगे इसको कि शुक्राणु का भक्षण प्रेरित है। मतलब कि जब योनि में शुक्राणु जाता है और वहां पर अगर यहां पर आपका औषधि रहित अगर आईयूडी लगा हुआ है तो आप बच्चे याद रखेंगे कि वहां पर वो शुक्राणु को मार देगा, खत्म कर देगा, भक्षण कर देगा। और जब शुक्राणु ही मर गया तो अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा, तो काम ही खत्म है भाई साहब। आइए अगला क्या है? तांबा मोचक आईयूडी। अगला क्या है? तांबा मोचक आईयूडी। तो तांबा क्या है बच्चों? यहां पर एक तांबा होता है कोपर, तो इस आईयूडी के अंदर कोपर होता है। इसको फीमेल के गर्भाशय में जब लगा देते हैं तो धीरे धीरे वहां से कोपर आयन यानी कि कोपर तांबा निकलता रहता है, जो क्या करता है? जो शुक्राणु के गति को, सबसे पहले शुक्राणु के गति को लगातार घटा देगा। अगर शुक्राणु के गति को, तुमको पता है ना, योनि में शुक्राणु आने के बाद शुक्राणु जो है वो दौड़ करके कहां तक पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब तक। अगर उसकी गति को घटा देगा तो कहीं ना कहीं वहां पे जो है शुक्राणु आपका पहुंच नहीं पाएगा। अगला, शुक्राणु की निषेचन क्षमता को भी घटा देगा। मतलब शुक्राणु को देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि तांबा मोचक आईयूडी काम कैसे करता है, तो आप बच्चे इसको याद ऐसे रखेंगे कि तांबा मोचक आईयूडी जो है बच्चों, ये इसके अंदर कॉपर होता है, और कॉपर क्या करता है? जब भी कॉपर शुक्राणु के संपर्क में आएगा तो शुक्राणु की गति को घटा देगा और शुक्राणु की निषेचन क्षमता को भी घटा देगा। अरे समझे? मतलब क्या हुआ? ये जो आपका कॉपर आयन है ये कहीं ना कहीं अगर मान लो शुक्राणु के कांटेक्ट में आया, अरे आना ही है, क्योंकि गर्भाशय के अंदर ही तो क्या लगा हुआ है बच्चों? आपका कॉपर वाला तांबा मोचक आईयूडी लगा हुआ है। और अगर वहीं पर है तो जैसे जैसे कॉपर आयन रिलीज होगा शुक्राणु की गति लगातार घटती जाएगी और वो अंडवाहिनी में अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर शुक्राणु की निषेचन क्षमता को भी घटा दिया जाता है। ये किसका काम है? तांबा मोचक आईयूडी का। अगर अब बात करें हार्मोन मोचक आईयूडी का बच्चों, तो आप बच्चे याद रखेंगे कि हार्मोन इसके अंदर ये क्या करता है? हार्मोन किस तरीके से काम करता है? तो आप बच्चे याद रखिएगा, ये अंतःरोपण को रोकता, मतलब कि इंप्लांटेशन नहीं होने देता। इंडोमेट्रियम को इंप्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है, सही नहीं रखता है, वो उसको बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से इंप्लांटेशन यानी कि अंतःरोपण यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो है आपका इंडोमेट्रियम से जाके नहीं चिपक पाता है। इसका मतलब अगर इंप्लांटेशन ही नहीं होगा तो आगे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। बातें समझ आ रही है दोस्तों? आइए आगे बढ़िए। अब देखो उसके अलावा क्या करता है? ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बना देता है। देखिए इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग से सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे औषधि रहित आईयूडी क्या करेगा? शुक्राणु का भक्षण प्रेरित, मतलब कि शुक्राणु को मार देगा, शुक्राणु को मार देगा। पानी लीजिए थोड़ा सा पानी। शुक्राणु को मार देगा, ठीक है। अगर तांबा मोचक आईयूडी की बात करते हैं, तांबा मोचक आईयूडी में क्या है? कॉपर है। ये कॉपर क्या करता है? शुक्राणु जो मतलब कि चल करके फीमेल के योनि से जो अंडवाहिनी तक पहुंचता है उसकी गति को लगातार घटा देगा बच्चों, ठीक है। उसके अलावा शुक्राणु के निषेचन क्षमता को भी घटा देता है, शुक्राणु का निषेचन क्षमता को भी
कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कि हार्मोन मोचक आईयूडी, अगर हम हार्मोन मोचक आईयूडी की बात करते हैं तो इसके अंदर हार्मोन होगा। कौन सा हार्मोन होगा उसके ऊपर आगे चर्चा होगी हमारी। फिलहाल आप याद रखिएगा ये जो भी हार्मोन होगा ये एक तो अंतःरोपण को, इम्प्लांटेशन को रोकता है, इंडोमेट्रियम को अनसूटेबल बना करके। दूसरा, ग्रीवा को शुक्राणु के विरोध कर देता है, मतलब कि ग्रीवा से शुक्राणु पास नहीं कर पाएगा, उसके विरोधी हो जाते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, अगला क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। गोली क्या लिखा दिया, वाह वाह वाह, यहां पर लगता है फिर से वो खैनी खा लिए थे दोस्तों, है ना। हमारा जो टाइपिस्ट है लगता है खैनी खा के टाइप की है रे बाबा। तो अगला क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, जिसको हिंदी में गर्भ निरोधक गोलियां, गोलियां समझते हो ना, बंदूक की गोली नहीं, जो हम लोग बुखार लगने पर खाते हैं, डोलो 650, है ना, वही टेबलेट की बात हो रही है, ठीक है। अब बात को समझिएगा ध्यान से, ये जो गोली होगा, ये जो आपका गोली होगा बच्चों, ये जो गोली होगा, ये गोली, इस गोली में या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी होगा। मतलब इस गोली के अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है, या फिर इसके अंदर सिर्फ या फिर दोनों होगा, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, दोनों होगा। समझे? अरे बोलो। हाँ सर समझ गए। आइए देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां, अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इस गोली के अंदर या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी होता है ना। अच्छा ये काम कैसे करता है, आइए इसके अगले पेज पर चलते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां जो है, इसके अंदर या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी होगा, वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए अगले पेज पर। ये जो आपका ये जो गोलियां होती है, ये जो गोली होता है, ये करता क्या है, ये गोली करता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं अपन। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है? अच्छा ये जो गोली है ये काम कैसे करता है भाई, तो आप बच्चे याद रखिएगा कि ये अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन को, सब अंतःरोपण को रोकती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये देखो, एक तो ओव्यूलेशन को, मतलब कि अंडोत्सर्ग और अंतःरोपण, इन दोनों को रोकती है, और उसके अलावा श्रीवा सेलेज्मा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और ऐसा गोली का नाम क्या है, मालाडी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे जो आपका गर्भ निरोधक गोलियां है किस तरीके से काम करता है, तो आप बच्चे याद रखेंगे, एक तो ये ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है बेटा ओव्यूलेशन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में इसको ओव्यूलेशन के नाम से पुकारा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपका अंतःरोपण है इसको अंग्रेजी में इम्प्लांटेशन कह के पुकारते हैं। कौन सा टेशन, इम्प्लांटेशन कह के पुकारते हैं बच्चों, ठीक है। ओ इम्प्लांटेशन की स्पेलिंग यहां पर गलत होता हुआ भाई, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अगर यही दोनों रुक जाएगा तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगा, नहीं। और ऐसे गोली का उदाहरण यानी कि एग्जांपल क्या है, तो याद रखेंगे आप बच्चों, मालाडी, यहां पे माता कर दिया, पूरा खैनी खाया आज, देख रहे हो, मालाडी। चलिए अगला क्या है, अगला आपका सहेली। अच्छा एक बात और, ये जो आपका होता है ना बेटा, ये जो आपका मालाडी है, ये इसके अंदर एस्टेरॉयड होता है, एस्टेरॉयड। अगर आप बच्चों को नहीं पता कि एस्टेरॉयड क्या होता है, तो आप बस इतना जान लीजिए, एस्टेरॉयड का साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि कोई दवा खा लिया एलर्जी हो गया, वैसे ही कुछ है, साइड इफेक्ट होता है। लेकिन एक गोली होती है सहेली, कौन सी गोली है, सहेली। सहेली क्या करता है भाई, सहेली जो है, पहली बात तो ये समझिए कि इसको बनाया किसने था। सहेली जो है इसको बनाया था CDRI ने। CDRI एक संस्थान है जो लखनऊ में है, और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोबारा सुनिएगा, ये जो सहेली है, सहेली बाबू ये गोली का नाम है ना, ये गोली का नाम है। ये कहां बनाया गया था, CDRI में। CDRI कहां पर है, लखनऊ में। CDRI का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। इन्होंने क्या किया, एक गैर एस्टेरॉयडल, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एस्टेरॉयड नहीं होता, सहेली के अंदर एस्टेरॉयड नहीं होता। एस्टेरॉयड यहां पर क्या है,
absent है बच्चों, मतलब नहीं होता इसके अंदर, अनुपस्थित है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। गैर स्टेरॉयडली, यह टैबलेट है, ठीक है, यह हफ्ते में एक बार ली जाती है, ली जाने वाली गोली है। अच्छा ये देखो यार, ये सही में पागल हो गया लगता है, कैसे टाइप किया यार। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा अलग करने दो। पढ़ने का आम तो पढ़ा रहा है माता जी। देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं सहेली की, तो सहेली जो है वो एक गैर स्टेरॉयडली सामग्री है, मतलब इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं होता। अगर बच्चों स्टेरॉयड नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर इसका दुष्प्रभाव, क्या लिखे हुआ है, दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। मतलब समझो, अगर हम सहेली के बारे में अगर मान लो तुमसे कह दे कि सहेली क्या है, तो आपको ये पांचों पॉइंट लिखना है उसके अंदर। सबसे पहले सहेली की खोज किसने की थी? CDRI ने। ये कहां पर है? लखनऊ में। और CDRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक ऐसा गोली है जिसके अंदर स्टेरॉयड नहीं होता। ये हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है, और इसका कोई साइड इफेक्ट, यानी कि साइड इफेक्ट मतलब कि जो मतलब नहीं होता, लाइक क्या बोलते उसको, साइड इफेक्ट का कहने का मतलब है कि उसका कोई मतलब कि जैसे मान लो कोई टैबलेट खाते एलर्जी हो जाता है, वो नहीं होता। ठीक है, तथा ये उच्च निरोधक क्षमता वाली गोली है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत अच्छा काम करती है ये सहेली। ठीक है, समझे? आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो गोली था ना मालाडी, ये 21 दिन लेना होता है, ये लगातार 21 दिन लेना होता है, 21 डेज, लेकिन लगातार डेली खाना है गोली, इसलिए तो इसका नाम माला डी है, डी फॉर डेली। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, सहेली की, तो सहेली सप्ताह में एक बार लेने वाली गोली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता क्या, इस बात को आप समझिएगा। मान लीजिए ऐसा कोई केस हो जाए, जैसे मान लो रेप केस में, या फिर नॉर्मली ऐसा केस हो जाए जिसमें गलती से जो है शुक्राणु महिला के योनि में रह जाए, उस केस में उस महिला को क्या करना चाहिए? तो मार्केट में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आता है, मतलब कि गोली आता है मार्केट में, जिसको जब शुक्राणु मतलब महिला के योनि में चला जाए, उसके 72 घंटे के अंदर इस पिल्स को खाना पड़ेगा, है ना। तो मैथुन के 72 घंटे के मध्य ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना है। जैसे इसका एग्जांपल एक लिख लो यहाँ पर, इसका जो उदाहरण है, एक गोली का नाम है आपका अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, है ना। तो इस नाम से एक गोली मिलता है, उस महिला को ये गोली लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? त्वचा इंप्लांट, यानी कि स्किन इंप्लांट क्या होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या त्वचा इंप्लांट, वो समझिए। ये देखिए, इस तरह का 6 आपका अंतरोपण होता है, इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये दिख रहा है ये। ठीक है, इसके अंदर या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होगा, समझे? या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होगा। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। मतलब इस तरीके से अंतरोप का मतलब होता है कि ऐसा एक मतलब कि सिलिका का मतलब कि होता है ना कि नीडल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन भरा हुआ होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी भरा हुआ होता है। ठीक है गुरुजी, समझ गए? और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो महिला लोग होती है वो अपने स्किन के नीचे इसको लगवाती है, और ये लगभग 5 साल के लिए प्रेगनेंसी से मुक्ति, है ना। समझ आया? वही यहां पर लिखा हुआ है, देख लो एक बार क्या लिखा हुआ, त्वचा इंप्लांट यानी कि स्किन इंप्लांट, है ना। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन होता है टीके त्वचा के नीचे, टीके त्वचा मतलब स्किन के नीचे, है ना, नीचे अंतरोप इंप्लांट के रूप में किया जा सकता है। काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती है, मतलब 5 साल के लिए प्रेगनेंसी का लोचा खत्म। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक, इसका जो कार्य का जो मतलब कार्य विधि है, इसका जो काम करने का तरीका है बच्चों, इसका जो काम करने का तरीका है वो आपका ठीक वैसा ही है जैसा कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो गोली खाते हैं जैसे वो काम करता है, वैसे ही आपका त्वचा इंप्लांट भी काम करता है। बातें समझ आ गई? मतलब त्वचा इंप्लांट क्या है, 6 आपका निडल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी होगा। उसको जो है टीके त्वचा मतलब कि स्किन के नीचे लगाया जाता है और लंबे समय के लिए प्रभावशाली होता है ये, और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका कौन काम कर रहा था भाई, जैसे कि आपका कौन काम कर रहा था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कर रहा था। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपका साइड में बना हुआ है, ये एनसीईआरटी का कॉपर टी दिया हुआ, कॉपर टी एक्चुअल में ऐसा ही होता है दिखने में। ठीक है, और ये तो आपको मैंने बता दिया अंतरोपण। देखो ये पुरुषों का कॉन्डम है और ये महिलाओं का कॉन्डम है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, अगला है तुम्हारा
बाध्यकरण, ठीक है, जिसको हिंदी अंग्रेजी में स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसको बच्चों हम लोग सल्ब क्रिया भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, सल्ब क्रिया विधियां या उन लोगों के लिए सुझाई जाती है, मतलब ये मेरी बात सुनो, एक्चुअल में मैं तुमको समझा देता हूँ। स्टेरिलाइजेशन या फिर बाध्यकरण क्या होता है बच्चों, इसको एक तो आप जान लीजिए, इसको सल्ब क्रिया भी कहा जाता है, नसबंदी जिसको कहते हैं, सिंपल भाषा में समझो। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि ये ऐसे लोग करते हैं जिसको आगे फ्यूचर में कभी बच्चा चाहिए ही नहीं, है ना, वो कंप्लीटली अपना प्रेगनेंसी को वहां पे खत्म करना चाहते हैं। तो या तो उसके हस्बैंड भी करा सकते हैं ये, और या वाइफ भी, दोनों में से किसी एक को कराना पड़ेगा। ये हमेशा के लिए होने वाला नसबंदी है, मतलब कि ऐसे कि एक बार अगर हो गया तो दोबारा बहुत कम चांस है कि वो फीमेल या फिर मेल दोबारा बाप बन सकता है, इस तरीके से कुछ, है ना। तो वही लिखा हुआ है, देखो, उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भाशय नहीं चाहिए, मतलब आगे बच्चा नहीं चाहिए, तथा वे इसे अस्थायी माध्यम के रूप में पुरुष या फिर स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों को कराने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक भी कराकर चलेगा, ठीक है। अब देखो, सलग क्रिया की दखल अंदाजी से युग्मक परिवर्धन, मैं समझाता हूं, देखो डायग्राम कहां, इस डायग्राम से समझो, इस डायग्राम से देखो, ये आपको दिख रहा होगा। अब आपको पता है बच्चों कि जैसे होता क्या है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। होता क्या है बेटा कि एक्चुअल में जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो यहां बनता है जी गुरुजी, और यहां से ऐसे ट्रांसपोर्ट होके ऐसे करके ऐसे यहां पे इस पेनिस से यहां से बाहर निकलेगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर हम यहां पर इस जगह पर, ये जो आपका वास डिफरेंस है, शुक्रवाहक है, ये क्या है आपका शुक्रवाहक, ये क्या आपका शुक्रवाहक, अगर हम इसको यहां पर काट के बांधे ऐसे, तो क्या यहां से शुक्राणु ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से शुक्राणु आ ही नहीं पाएगा। अब क्या है, इधर से आपका जो भी प्लाज्मा निकल रहा है वो निकलेगा, मतलब कि वीर्य तो अभी भी निकल रहा है, लेकिन उस वीर्य के अंदर अभी क्या नहीं है, शुक्राणु नहीं है। तो ये आपका हो गया नर के अंदर स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी। अब महिलाओं की बात करते हैं। आपको पता है, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, आपको पता है कि ये यहां पर कहीं पर क्या होता है, अंडाणु होता है। वही सेम कहानी, अगर मैं यहां पर काट के फिलिपियन नलिकाओं को काट करके बांध दे तो क्या यहां पर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं। तो सेम टू सेम कहानी वही है। देखो चलो, अब इसको आप फटाफट से पढ़ लीजिए। क्या है, सलग क्रिया का दखल अंदाजी से युग्मक परिवर्धन यानी कि संचारण रोक दिया जाता है। इसका फलस्वरूप क्या है, गर्भधान नहीं होता, मतलब कि जो भी कराएगा उसको अब आगे जाके मां या फिर बाप नहीं बन सकता, ठीक है। देखो ये जो हुआ ना, ये मेल के अंदर हुआ है आपका, इसको हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं। ये मेल के अंदर हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी बोलेंगे। और ये किसके अंदर हुआ, फीमेल के अंदर, इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं अंग्रेजी में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां पे क्या, इसमें क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण नहीं रोकती है, मतलब कि युग्मक जो है वो बनता तो है, लेकिन उसका स्थानांतरण यानी कि वहां तक पहुंच नहीं पाता जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुक्रवाहक अच्छेदन यानी कि वेसेक्टोमी, ये पुरुषों में होता, पढ़ा चुके हैं। इसके अंदर शुक्रवाहिनी को काट कर उसे बांध देते हैं, वीर्य तो निकलता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होता, पढ़ा चुके बाबू, है ना। आगे देखो, नलिका अच्छेदन यानी कि वेसेक्टोमी, ये महिलाओं में होता है। इसमें स्त्री के अंदर छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली को छोटा सा भाग निकालकर काट देते हैं या फिर उसको बांध देते हैं, ठीक है। यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली होती है, पर इनमें पूर्व स्थित लेने की गुंजाइश बहुत कम है, मतलब कि वापस से, मतलब जिस मान लो किसी फीमेल के अंदर अगर ये वेसेक्टोमी हो गया तो वापस से उसका प्रेग्नेंट होना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। आगे क्या बच्चों, आगे क्या आपका प्रेरित गर्भपात, इसको अंग्रेजी में एमटीपी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, एमटीपी। एमटीपी बोले तो मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि प्रेरित गर्भपात को हम लोग अंग्रेजी में एमटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसमें होता क्या, इसे सगर्भता की चिकित्सीय समापन भी कहा जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, सगर्भता की का चिकित्सीय समापन, है ना, ये भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में देखो गर्भ अवस्था कितने दिन का होता है सर, 9 महीने का। अगर किसी भी कारणवश अगर 9 महीना पूरा होने से पहले अगर उस भ्रूण को जो है 9 महीना पूरा होने से पहले अगर प्रसव करा दिया जाए, अगर बॉडी से डिलीवरी करा दिया जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरित गर्भपात कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले,
मतलब 9 महीना पूरा होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन कराना क्या कहलाता है बाबू? ये आपका प्रेरित गर्भपात कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। एमटीपी जो है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड 2026 के लिए, और 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आएगा। प्रेरित गर्भपात समझ गए क्या होता है? गर्भ अवस्था पूरा होने से पहले, यानी कि 9 महीना का जो गर्भ अवस्था होता है उसके पूरा होने से पहले अगर जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से अगर गर्भ का समापन कर दिया जाए, इसको प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, यानी कि लगभग 4.5 से 5 करोड़ बच्चों को अबॉर्ट कर दिया जाता है प्रेरित गर्भपात से, है ना? समझ में आया? और ये लगभग ऐसे समझो ना कि जितना, जैसे मान लो 5 बच्चा, हर 5 बच्चे पे एक बच्चा को मार दिया जाता है, किससे? प्रेरित तुम्हारा गर्भपात, नहीं कहते बच्चा गिरा दिया, लाइक अबॉर्शन जिसको कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सॉरी। गर्भपात क्या है? दोबारा सुनिएगा, प्रेरित गर्भपात क्या है कि गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले, मतलब कि 9 महीना पूरा होने से पहले जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन क्या कहलाता है? प्रेरित गर्भपात कहलाता है। अच्छा, ये एक्चुअल में लीगल है इंडिया में। ये क्या है बाबू? ये आपका लीगल है। अब लीगल ऐसे नहीं कि कैसे भी लीगल है, ये आपका लीगल है, लेकिन लीगल होने के पीछे कुछ कारण है। लीगल 2 ही केस में, अगर बच्चे को जन्म देने से अगर मां की मृत्यु हो जाए उस केस में ये लीगल है। दूसरा, अगर बच्चे को कोई अनुवांशिक रोग है, डाउन सिंड्रोम ये सब है, जिसको आगे पैदा होने के बाद दुनिया में बहुत ज्यादा कष्ट हो सकता है, तभी ये आपका क्या है? तभी जाके ये प्रेरित गर्भपात कराना लीगल है, अदरवाइज ये इनलीगल है। अगर महिला भ्रूण को देख करके अगर गर्भपात को करा रहा है तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या? इनलीगल है। आपको बातें समझ आ रही है हम जो कह रहे हैं? वही है कि गर्भ अवस्था पूरा होने से पहले जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन क्या कहलाता है? प्रेरित गर्भपात कहलाता है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, यानी कि 4.5 से 5 करोड़ प्रेरित गर्भपात कराए जाते हैं। अब सुनो आगे क्या लिखा हुआ भाई? आगे लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मतलब क्या हुआ? 1971 ईस्वी में, ईयर याद रखिएगा, ये साल याद रखिएगा, ठीक है? 1971 ईस्वी के अंदर जो है भारत सरकार ने जो आपका प्रेरित गर्भपात है इसको लीगल कर दिया, है ना? और लीगल क्या किया? क्यों किया? वही 2 कंडीशन था, या तो अगर बच्चे को जन्म देने से अगर मां की मृत्यु हो जाए उस केस में लीगल किया, या फिर अगर किसी बच्चे को अनुवांशिक कोई बीमारी है उस केस में लीगल किया। अब ये जो आपका एमटीपी है, अच्छा पहले समझ लो आगे, एमटीपी सुरक्षित कब है? मतलब कि अगर कोई मां अगर मतलब कि गर्भपात करा रही है तो वो सुरक्षित कब है? जब उसको प्रेग्नेंट हुए, यानी कि उसको प्रेग्नेंट हुए पहला 3 महीना जो होता है, यानी कि 12 सप्ताह बोल लो, वो काफी सुरक्षित माना जाता है। मतलब डॉक्टरों का अगर माने तो ये जो आपका प्रेरित गर्भपात है ये किसी भी महिला के प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीने तक इसको सेफ यानी कि सुरक्षित माना जाता है, यानी कि 12 सप्ताह तक। ये लाइन भी आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है? मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेरित गर्भपात की अगर बात करें तो सुरक्षित कब है? पहला तिमाही या फिर 12 सप्ताह में काफी सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें बाबू द्वितीय तिमाही, यानी कि अगला जो 3 महीना है, मेरी बात सुनो बच्चों, यहां पर जो है ना तिमाही मतलब होता है कि अगर तुम देखो तो किसी फीमेल के प्रेगनेंसी में 3 महीने का 3 स्लॉट बनता है। फर्स्ट 3 महीना, उसके बाद सेकंड 3 महीना, उसके बाद थर्ड 3 मंथ, तो 3 हो गया। अगर इसमें कराएगा तो सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन अगर इसमें कराएगा तो वेरी डेंजर में है। बहुत, दोनों का, माँ का भी और बच्चे दोनों का जान खतरा है। बच्चे को तो बेसिकली मारना ही है ना, बहुत घटिया चीज है सब भाई, है ना, अगर इलीगली यूज किया जाए तो, है ना। द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत घातक माना जाता है। अब देखो 1971 ईस्वी में क्या हुआ, अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया लगता है। देखो अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज, अगर मान लीजिए 3 महीने में अगर 12 सप्ताह के अंदर किसी को अबॉर्शन कराना पड़ जाए तो इस केस में बच्चों कम से कम एक डॉक्टर का सलाह चाहिए, ठीक है। देखिए तो इसके लिए एक डॉक्टर का साइन चाहिए, एक डॉक्टर का परमिशन चाहिए, परमिशन बोल लो, साइन बोल लो, है ना। लेकिन ये तो पहले की कहानी है। 1971 ईस्वी में कहा गया कि अगर मान लो कि बच्चे को अगर 3 महीना से कम हुआ या फिर 3 महीना तक हुआ है, उस समय तक जो है आप प्रेरित गर्भपात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एमटीपी की बात करते हैं तो इसके अंदर 2017 में एमेंडमेंट का मतलब होता है कि इसमें कुछ बदलाव किया गया और उन्होंने कहा कि भ्रूण को 12 सप्ताह के बाद 12 सप्ताह से लेकर के 24 सप्ताह तक भी आप अबॉर्शन करा सकते हैं, प्रेरित गर्भपात करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 एक्सपर्ट डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए, 2 डॉक्टर,
ठीक है, दोबारा सुनिए, है ना। तो प्रेरित गर्भपात जो है ये आपका समझ में आ गया तो पूरा। तो प्रेरित गर्भपात में जो आपका जो पहला एक्ट आया था वो 1971 में आया था, जो 12 सप्ताह के लिए था। लेकिन 2017 में 12 से लेकर के 24 सप्ताह के बीच के लिए भी लीगल कर दिया गया। लेकिन यहां पर रूल ये था कि आपको कम से कम 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए, मतलब 2 डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए। चलिए आगे बढ़े भाई। अगला देखिए, लास्ट टॉपिक नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है ना, इसके बाद एक और टॉपिक है, यौन संरचित संचारित यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग। अगला टॉपिक क्या भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग। देखिएगा क्या है भाई इसमें, है ना, वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है, उन्हें यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या फिर गुप्त रोग भी कहा जाता है। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो इस पे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखिए, मगर अगर आपसे कोई पूछे कि यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग जो है, यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग जो है ये क्या है, तो आप बच्चे याद रखिएगा बच्चों कि ये वो रोग है जो संभोग यानी कि सेक्स करने के समय यौन संबंधों द्वारा अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संचारित होता है, उन्हें यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या फिर गुप्त रोग भी कहते हैं। समझ गए? आगे देखो क्या है, अब इसके अंदर देखो, अरे 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 चलिए, अगर बच्चों बात करते हैं कि ये जो आपका यौन संचारित रोग है ये किन किन चीजों के द्वारा हो सकता है, तो आप याद रखिएगा, एक तो आप यहां पर हम जो 3 बीमारी देख रहे हैं, 2 बीमारी, ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा है। ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि सूचक किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया की वायरस, तो क्या बोलोगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। सूचक रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है, मतलब नाम याद रखिएगा, सूचक जो है यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। सूचक रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। लक्षण किसका, मूत्र त्याग के समय जलन, है ना, मतलब कि जिस समय यूरिनेशन करेगा उस समय वहां पर जलन होना, है ना। चलिए आगे देखिए, उसके बाद सिफिलिस क्या होता है, तो सिफिलिस यौन संचारित रोग होता है, जाहिर सी बात है। सिफिलिस रोग ट्रोपोनिमा पैलिडियम जीवाणु द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है, जनन अंगों पर घाव हो जाना, ठीक है जी। देखो सूचक हो गया, सूजक और सिफिलिस जो है ये दोनों आपका जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। और बच्चों आप याद रखिएगा कि सूजक जो है ये आपका नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है, और सिफिलिस जो ये आपका ट्रोपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु से होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें सूजक की, तो इसका मूत्र त्याग के समय जलन होना, और अगर बात करते हैं सिफिलिस की तो जनन अंगों पर घाव हो जाना, ये आपका हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, विषाणु द्वारा। विषाणु मतलब कि वायरस के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा। पहला इसमें कौन सा, एड्स विषाणुओं द्वारा होता है। एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है, मतलब इम्यूनिटी को कम कर देगा। एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। अब इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। आइए, लक्षण क्या है इसका, निरंतर ज्वर, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है। अगला हेपेटाइटिस बी क्या है, यह भी एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग HBV नामक विषाणु द्वारा होता है, और इसका लक्षण क्या है, पेट दर्द, जी मचलना आदि। और अगला क्या है, जेनिटल वॉट, ये क्या होता है, ये भी एक तुम्हारा ये भी आपका एक तरह का विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। यह रोग ह्यूमन पैपुलोमा वायरस द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे ये जो आपका जेनिटल वॉट है ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे बच्चों ये एक वायरस के द्वारा होता है, और उस वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन पैपुलोमा, है ना, ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस। अरे ये तो हो चुका ना। अब लास्ट टॉपिक क्या आपका, अच्छा इसका लक्षण देखो, ये जो आपका जेनिटल वॉट है इसका लक्षण क्या है, पुरुषों में सिसन व स्त्रियों में लेविसु या योनि व गर्भाशय मत्स्य बन जाना, मतलब मत्स्य बन जाना, ठीक है। चलो, मतलब पुरुषों के सिसन में, मतलब कि पेनिस में, या फिर महिलाओं के वजाइना में जो है आपका मांस बन जाएगा, मस्सा बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका लक्षण है किसका। हाँ आगे देखिए, अब क्या बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, देखिए बांझपन का से ग्रसित दंपति संतति उत्पन्न करने की असक्षम होती है। मतलब ऐसे समझो, बेसिकली ऐसे समझो, ऐसे कपल जो 2 साल तक
इंटरकोर्स करने के बाद भी, है ना, सेक्स करने के बाद भी, मैथुन करने के बाद भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इस तरह के कपल को इनफर्टाइल कपल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बांझ कहते हैं, अलग अलग तरीके से इसको बुलाया जाता है। आइए आगे, जिसके कारण स्त्री या पुरुष में जनन संबंधी विकार का होना, जिसका कारण क्या है, मतलब हो सकता है या फिर स्त्री में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर पुरुष में कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, बंध दंपति में संतति उत्पन्न करने के लिए सहायक जनन तकनीक क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। मतलब क्या हुआ, अब मान लो ऐसा कोई कपल है जो मतलब कि माँ बाप नहीं बन पाए, इनफर्टाइल है, तो अब उसको क्या करना चाहिए, तो भाई उसके लिए आता आर्ट, ART। ये क्या करता है, इसको हेल्प करता है इस तरह के कपल को, मतलब कि मतलब माँ बाप बनने के लिए, है ना। तो बंध दंपति में संतति उत्पन्न करने के लिए सहायक जनन तकनीक कौन सा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि आर्ट, काम में ली जाती है, जो निम्न प्रकार की होती है। तो अच्छा, हम लोग समझ गए कि इनफर्टिलिटी क्या है, कि ऐसा कोई भी कपल जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अब मतलब जो संतान उत्पन्न नहीं करने का रीजन नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। अगर नर होगा तो उसके पीछे क्या क्या कारण होगा, तो अगर बच्चों, अगर मान लीजिए नर के वजह से अगर मान लो ऐसा हो रहा है, इनफर्टिलिटी आ रहा है, तो इस केस में शुक्राणु नहीं बनेगा। हो सकता है कि शुक्राणु नर के अंदर ना बनना, शुक्राणु की संख्या में कमी आना, लिंग में दिक्कत आना। ठीक है, तो ये 3 कारण हो सकते हैं किसी भी नर के इनफर्टाइल होने का। अगर मादा की बात करें कि मादा किन कारणों की वजह से इनफर्टाइल होती है, तो हो सकता है उसके अंदर अंडाणु ना बने, या फिर अंडोत्सर्जन यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो, गर्भाशय का विकार नहीं हो रहा हो, या फिर अंडवाहिनी का विकार नहीं हो रहा हो। ये 4 कारण हो सकते हैं बच्चों किसी भी मादा का इनफर्टाइल होने का, मतलब बांझ होने का। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर बात करते हैं 8 की, तो ये जो आपका 8 है ना, ये नर के अंदर और मादा, मैंने क्या कहा, ये तो कारण है, ये सब तो कारण है कि इस वजह से इनफर्टाइल हो जाएगा। और सॉल्यूशन क्या है इसका, अगर नर के अंदर वो सब प्रॉब्लम है, तो एक तो तुम्हारा क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे अगर किसी, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, अगर मान लो किसी के अंदर स्पर्म नहीं बन रहा है ना, तो किसी और का स्पर्म लेके मतलब कि उसके फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और एक होता है ICSI, आप तो बस इसका फुल फॉर्म याद कीजिए, आगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ाने वाले ही हैं। ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये दोनों जो है आपका, अगर कोई पूछे कि AI और ICSI ये दोनों किसके अंदर, नर के अंदर की मादा के अंदर, तो क्या बोलोगे, नर के अंदर। क्या बोलोगे, नर के अंदर। उसको उठाइए, हीटर ऑन कर दिए महाराज, भाग। गर्मी क्यों लग रहा है, चलो आगे देखो। मादा के अंदर आपका 3 तरीके से हो सकता है, जिफ्ट, जी से जेड से जिफ्ट, और IUT। अगर जिफ्ट के फुल फॉर्म की बात करें तो गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अभी फिलहाल इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद करो, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। जिफ्ट क्या है, गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर लिखा हुआ नीचे में। जेड से जिफ्ट क्या है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और IUT का मतलब होता है इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर। समझे, अब आइए समझते हैं एक एक करके। अगला क्या, परख नली शिशु या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों आप इसको समझने से पहले ये समझिए, मान लीजिए कोई नर है, ठीक है, और मान लीजिए मादा है। ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया, नर से शुक्राणु लिया, ठीक है, और मादा से क्या लिया, अंडाणु लिया। ठीक है, और इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब नहीं देखते तो डॉक्टर सालों के टेस्ट ट्यूब लेकर घूमते रहता है, उसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों को दे करके निषेचन करा दिया। तो एक बात बताइए, अगर शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों का निषेचन अगर मादा शरीर के बाहर हो रहा है, और बच्चों अगर नर एवं मादा का युग्मकों का संलयन, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन यानी कि निषेचन अगर आपका उसके फीमेल के बॉडी के बाहर होता है, तो यह प्रक्रिया परख नली शिशु यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है, अब पढ़ लीजिए इसको। इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन स्त्री के शरीर के बाहर किसी पात्र में होगा, मतलब टेस्ट ट्यूब में होगा। इस तकनीकी द्वारा उत्पन्न संतति परख नली शिशु कहलाती है। ठीक है, अगर इस प्रोसेस के द्वारा कोई भी संतान की उत्पत्ति होती है, उस तरह के शिशु को हम लोग क्या बोलते हैं, परख नली शिशु कहते हैं। दाता या फिर स्त्री अथवा
पुरुष अंडाणु अथवा शुक्राणु प्राप्त करके उनका प्रखनली में निषेचन करवाया जाता है, जिससे युग्मनज निर्माण होता है। अब जैसे मान लो अगर इन दोनों का निषेचन हो गया तो जागृत बनेगा, वही चीज तुमको यहाँ नीचे पढ़ा है। आगे देखिए युग्मक अंत है ना, कि मतलब कि फैलोपियन स्थानांतरण के जिफ्ट क्या होता है, मतलब ये जो जिफ्ट है ना, जिफ्ट, इसको हिंदी में हम लोग युग्मक अंत फैलोपियन ट्यूब स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, या उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। मतलब अगर आपसे कोई जिफ्ट किस महिलाओं के अंदर होता तो क्या बोलोगे, ये उस महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होगा जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता लेकिन निषेचन तथा भ्रूण का बदलाव में सक्षम होती है। मतलब ऐसी महिला जिसके अंदर अंडाणु भले ही ना बनता हो लेकिन वो निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव के लिए सक्षम है, इस तरह के महिलाओं में हम लोग क्या करते हैं, जिफ्ट करते हैं। इसमें दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब समझे, दाता कौन है भाई, जो देगा, जिसका मान लो अगर एक महिला है जिसके अंदर अंडाणु बन ही नहीं रहा तो जाहिर सी बात है किसी डोनर से लेंगे, किसी से लेंगे, है ना, और जब डोनर से लेंगे बाबू तो उसको हम लोग दाता बोलेंगे। ठीक है, दाता मतलब जो डोनर है। तो इसमें दाता स्त्री मतलब कि डोनर फीमेल से अंडाणु को लेकर के जिस स्त्री के अंदर अंडाणु नहीं बनता उसके अंडवाहिनी में डाल देते हैं और आगे जाके आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन निषेचन के लिए और भ्रूण के बदलाव के लिए वो तो सक्षम है ही ना। अगला, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन क्या होता है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन। ठीक है, मतलब वही इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म जो था, है ना, वो वाला। तो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन निक्षेपण क्या होता है, इसे शुक्राणु के सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे मेरी बात सुनो, होगा क्या इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये अंडाणु है, ये क्या, मान लीजिए ये क्या अंडाणु है, ये क्या अंडाणु है। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करते हैं कि निडल के द्वारा एक इंजेक्शन के अंदर नर का यहां पर क्या लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं, यहां पर नर का शुक्राणु लेंगे और इस शुक्राणु को सीधा अंडाणु के अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या आपका शुक्राणु है, ये क्या आपका शुक्राणु है। ठीक है, तो इसे शुक्राणु, इसके अंदर क्या करते हैं, शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, किसकी मदद से, इंजेक्शन की मदद से। अगला क्या है, कृत्रिम वीर्यसेचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। अगला क्या भाई, कृत्रिम वीर्यसेचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होगा। यह विधि उन नरों में उपयोग की जाती है, यह विधि उन नरों में उपयोग की जाती है, यह विधि उन नरों में उपयोग की जाती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री के योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते हैं या जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। इस विधि में पति या फिर स्वस्थ दाता के वीर्य को स्त्री के योनि या फिर गर्भाशय में प्रवेश कर दिया जाता है। ऐसे समझो, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, बात को समझिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इरेक्शन प्रॉब्लम है ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ना, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब होता है लाइक पेनिस के अंदर जो है इरेक्शन मतलब साइज नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि वीर्य जो है, जो सीमन होता है उसको फीमेल के योनि तक पहुंचा नहीं पाता वो, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, या तो उसी का जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, जिस मर्द के अंदर, जिस पुरुष के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसी का जो अच्छा स्पर्म उसको ले लेते हैं, या फिर किसी डोनर का, किसी दाता का जो मतलब कि स्पर्म डोनेट करेगा उसका स्पर्म लेकर के फीमेल के योनि के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, और यहीं पर आपका जो है चैप्टर हो गया स्वाहा। ठीक है, यहीं पर आपका चैप्टर क्या हो गया, स्वाहा। और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में बाबू, और तुम जान ही हो अगला चैप्टर कितना खतरनाक है, जेनेटिक्स, है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई के अलावा सब कुछ कीजिए। मास्टर डिमोटिवेट करा, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अब कुछ है। चलिए, इसके आगे की चर्चा हमारी कब होगी, अगले क्लास में, पता नहीं कब होगी, मुझे खुद शेड्यूल नहीं पता। ठीक है, जब शेड्यूल आएगा तो पता चल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए।